जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमपी अकेडमी में। दोस्तों एसएससी जीडी 2021 का नोटिफिकेशन आप सभी को पता है आने वाला है। इसी को ध्यान में रखते हुए कल हमने एक प्रीवियस पेपर सॉल्व किया था, ये अंदाज़ा लगाने के लिए कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं, और उसके साथ ही सिलेबस को भी समझा था। दोस्तों आज एक मॉडल पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं। इस मॉडल पेपर में सिलेबस के अकॉर्डिंग 25 रीजनिंग, 25 मैथ, 25 हिंदी और 25 जीएस, इस तरीके से 100 क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। इन क्वेश्चंस को पहले आप एक बार खुद से लगाना। पहले प्रीवियस पेपर अगर आपने सॉल्व कर लिया होगा तो ये बिल्कुल मिलता जुलता पेपर है, ठीक है। इसको आप सॉल्व करके ये निश्चित कर सकते हैं कि आपसे कितना बन रहा है, ठीक है। अगर आप नए हैं तो आपको सबसे पहले हमारी प्लेलिस्ट में जाना चाहिए। वहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग के टॉपिक हैं, पूरे के पूरे टॉपिक वहाँ पर सॉल्व किए गए हैं, तो उनको आप पहले एक बार लगा लीजिए। फिर इसके बाद इन मॉडल पेपर्स को सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो कल का अगर आपने प्रीवियस पेपर नहीं देखा है तो वो देख लेना, इसके बाद इस मॉडल पेपर को देखना, ठीक है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि रीजनिंग से है। चूहा क्या होता है? कृंतक होता है, ठीक है। चूहा आता है कृंतक वर्ग से, तो मधुमक्खी किस वर्ग की होती है? कीट वर्ग की, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट आंसर। अब आज मैं इसको मोबाइल व्यू पे ना करके इसी तरह से स्लाइड करके दिखाऊंगा, क्योंकि कल आप लोगों का बहुत ही कमेंट आ रहा था कि सर दिखाई नहीं देता है क्वेश्चन, है ना। तो इसलिए इसको इतना बड़ा करके हम दिखा रहे हैं ताकि आपको कोई देखने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि OPQRSTU एक पंक्ति में बैठे फिल्म देख रहे हैं। ये एक पंक्ति पर बैठे हैं, तो हम इनको बैठा लेते। कितने लोग हैं? 7 लोग। 1 2 3 4 5 6 7 लोग हो गए, ठीक है। अब ये इसी क्रम में नहीं बैठे हैं, ठीक है। एस किसी अंतिम छोर पर बैठा है, मतलब मैंने एस को ले लिया यहाँ पर, ठीक है। दूसरा कर, फिर आगे देखिए। क्यू एस के दाएं से दूसरे स्थान है। जो क्यू है वो एस के दाएं से दूसरे स्थान है, मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है? पी ओ और क्यू के बीच में बैठा है, तो ओ और क्यू के बीच में कौन बैठ जाएगा? पी बैठ जाएगा, ये भी ठीक है। यू किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठा है, मतलब यू किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठा, तो यू यहाँ पर नहीं बैठ सकता। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। यहाँ पर यू नहीं बैठ सकता है। फिर क्या लिखा है? ओ किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठा है। ओ किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठा है। यू किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठा है। और आर टी के तत्काल बाईं ओर है, तो टी के तत्काल बाईं होने के लिए टी को यहाँ होना पड़ेगा, और उसके तत्काल बाईं होने के लिए आर को यहाँ होना पड़ेगा, ठीक है। तो बची एक जगह, यहाँ पे कौन आ जाएगा? यू। दोस्तों अरेंजमेंट हमारा हो चुका है। अब हमको चलना चाहिए कहाँ पर? क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है बीच में कौन बैठा है। तो देख सकते हो आप लोग, 3 लोग यहाँ के निकाल दो, 3 यहाँ के निकाल दो, बीच में कौन आ गया? पी। तो आंसर क्या हो जाएगा? पी। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों। उस बैन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सबसे बेहतर रूप से दर्शाता है। कल के प्रीवियस पेपर में भी ऐसा क्वेश्चन था। तो देखिए, ये है भारत। भारत के अंदर एक स्टेट है कौन? राजस्थान। और राजस्थान स्टेट के अंदर एक जिला है कौन? उदयपुर, ठीक है। तो इसका कैसा बनेगा? इस तरीके से। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका? ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा, लगता है चौथा दिया नहीं है, ये रहा चौथा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर चौथा ये वाला सही हो जाएगा। ये है भारत, भारत के अंदर राजस्थान, राजस्थान के अंदर जयपुर। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट आंसर। फिर फोल्डिंग का इस तरीके से आकृति श्रृंखला है ये। इसमें बताना कि आगे क्या आएगा, तो आप इसको पैटर्न को समझना, ठीक है। देखो सबसे पहले ये खड़ा था, खड़ा होने के बाद क्या हुआ? लेटा, फिर नीचे गया, फिर यहाँ आया। तो अब कहाँ आएगा? वापस से ऊपर आ जाएगा, यानी कि पहली कंडीशन में पहुँच जाएगा। तो आप मिला लो पहली कंडीशन कहाँ पर है। तो दोस्तों पहली कंडीशन आपको मिल जाएगी ऑप्शन नंबर 4 में। ये पीडीएफ भी टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। कहाँ पर? डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहाँ से, वहाँ पर ये पीडीएफ मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। फिर देखो, उस विकल्प का चुनाव कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। मतलब ये सीरीज है, ठीक है। तो अब मैं सीरीज को लिखूंगा नहीं, इसी को बड़ा कर देते हैं ऐसे, तो आप देख लेना, ठीक है। देखो 4 है, 16 लिख देता हूँ यार। 4 16 28 और 40, आगे क्या आएगा ये बताना है।
तो दोस्तों सबसे पहले आपको डिफरेंस देखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 12 का है, यहाँ पर 8 में से 6 गई, कितना बचता है 2, और 2 में 1 गई 1, यहाँ पे भी 12 का है। 10 में 8 गई 2, 4 में से 3 गई 1। तो देखो तीनों जगह डिफरेंस क्या आ रहा है आपको, तीनों जगह डिफरेंस आ रहा है 12 12 12 का। तो यहाँ पे भी डिफरेंस कितना आना चाहिए 12 का, यानी कि 40 में 12 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 52। 40 + 12 कितना होता है 52 होता है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 52, क्योंकि इनका डिफरेंस भी क्या होना चाहिए, इसको थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूँ, ये हो गया 52, यहाँ पे भी डिफरेंस 12 हो जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा है इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, एक पारदर्शी कागज के वर्गाकार आरेख का एक स्वरूप नीचे दिया गया है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो यह दर्शाता है कि बिंदीदार रेखा के पारदर्शी कागज को मोड़ने पर उसका स्वरूप किस प्रकार का दिखाई देगा। ठीक है, तो देखो ये जो लाइन कहलाती है ना डॉट वाली, ये वाली लाइन, यहाँ से इस कागज को मोड़ा जाता है। जब इस कागज को मोड़ेंगे तो इस तरीके से है, ये वाली डंडा इस तरफ आ जाएगा, मतलब ऐसे कुछ बन जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे अपन लोग, जहाँ पे ऐसी आकृति मिल जाए वही आंसर हो जाएगा। अगर नीचे से ऊपर को फोल्ड किया होगा तो ये ऐसे बन जाएगा इस तरीके से, ये वाला पोर्शन पलट के ऊपर ले जाओगे तो ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, जो मिल जाए वही सही है। तो ऑप्शन पे चलते हैं सीधे सीधे। देखिए इसमें नहीं है, पहला गलत है क्योंकि इसमें ये चाहिए ना ये वाला, फिर दूसरा भी नहीं है, ये भी गलत है। तीसरा और चौथा में देख लीजिए अपन लोग, तीसरे और चौथे को थोड़ा सा देख लेते हैं। क्यों देख लेते हैं, क्योंकि इसमें देखो ये दोनों एक साथ नहीं है और यहाँ पर एक साथ है, तो क्या वो बिल्कुल बीच से था क्वेश्चन में अपना, हाँ बिल्कुल बीच से था दोस्तों, यानी कि ये बिल्कुल बीच में है। तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बिल्कुल इस तरीके से ऊपर ओवरलैप हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि इस तरीके से दो ना बन के कितनी बनेगी, एक बनेगी। तो जो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी थोड़ी चीज़ों को ध्यान रखना है, ये बहुत ज़्यादा कठिनाई वाली बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, पेपर सरल ही आता है एसएससी जीडी का। ठीक है, 2018 में मैंने दिया था, तो बहुत ही सरल पेपर था। मेरा फर्स्ट टाइम था, उस टाइम पे मैंने तैयारी शुरू ही की थी, फिर भी 84 मार्क्स गेन कर लिए थे। मेरे दोस्त हैं साथी भाई लोग, वो लोग तो 90 87 इस तरीके से, मतलब ये फाइनल मार्क्स नहीं है, ये नॉर्मलाइजेशन में बढ़ने के बाद हुए थे। ठीक है, मतलब ये इतने नंबर नहीं आए थे, इससे कम आए थे, फिर नॉर्मलाइजेशन में इंक्रीज हुए थे। दोस्तों आपको अगर एसएससी जीडी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, रिटर्न, फिजिकल, मेडिकल, किसी भी चीज़ में, तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, हम आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो, इसको पूरा करना है दोस्तों। तो देखो सबसे पहले क्या होना चाहिए, ये त्रिभुज पूरा होना चाहिए पहली चीज़, और फिर उसके साथ 1 2 3 ये 4 लाइनें होनी चाहिए। ठीक है, 4 लाइनें अंदर इस डब्बे के अंदर, और फिर ये 5वां है ही, तो इसको ध्यान में रख लो, बस देखते चलो। देखो इस पर देखो, एक लाइन है, 2 लाइन है, दूसरी तीसरी छोटी है, तो ये नहीं होगा। इस यहाँ पर देखते हैं, तो इसमें तो नहीं होगा क्योंकि ये वाली देखो छोटी है, उसमें तीनों मतलब एक सी हैं सभी लाइनें। ठीक है, दूसरे ऑप्शन में देखो 1 2 3 4, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, 4 ये वाली बिल्कुल ठीक है। और देख लेते हैं, इसमें देखो ये छोटी है, ये गलत हो गया। इस वाले में तो सिर्फ 3 लाइनें हैं, एक है ही नहीं, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, दूसरा सही। आपको चारों ऑप्शन देखना है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी रहती है इनमें। अब देखो उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। मतलब इन दोनों का जो रिलेशन है वही रिलेशन तीसरी का चौथी से होना चाहिए। ठीक है, तो 11 और 225 का क्या रिलेशन है आप देख सकते हैं, ये है 11, 225 अगर आपको पता होगा 15 का वर्ग होता है। ठीक है, तो 11 में कितने प्लस किए अपन ने, आप बोलोगे सर 4 प्लस किए हो तब जाके, और फिर 15 आया और फिर उसका स्क्वायर करके यहाँ पे लिख दिए, ऐसे ही किए हो। तो देखो 14 में भी ऐसे करते हैं, 14 में आप प्लस करो कितना 4, तो कितना आ जाएगा 18, और 18 का कर दो स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 324, यानी कि जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा 324। ठीक है, समझ में आया होगा, 324 ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट आंसर। फिर दोस्तों उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें एक्स चिन्हित आकृति निहित है, मतलब कि ये आकृति दिखनी चाहिए उसमें। ठीक है,
तो आप इसको थोड़ा सा माइंड में रख लिया करो। ये देखो इस तरह से और ऐसे है, ठीक है, एन टाइप का बना हुआ है, इसको हमको देखना है इन आकृतियों के अंदर। देखो दोस्तों, क्या इसमें एन बना दिख रहा है आपको इस तरीके का? तो आप बोलोगे कि इसमें इतना तो बना है, ये ठीक है, इतना बना है, ये वाली आकृति बनी है, लेकिन ये नहीं बना, तो पहली क्या हो जाती है? गलत। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं अच्छे से। तो पहली तो गलत हो गई। दूसरी को देखो, दूसरी में तो एन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तीसरी देखो, तीसरी में कैसा है? ये इस तरीके का बना हुआ है और ये यहाँ पर है। तो हमको बनाना कैसे है? एक बार थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में ये चाहिए, ठीक है, इस तरीके का, अब नहीं भूलेगा। तो दोस्तों, जो हमको चाहिए है वो आपको मिल जाएगा कहाँ पर? यहाँ पर। ये देखिए, ये रहा यहाँ पर, ठीक है, ये चाहिए था अपन को, ये मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाना है इसमें? ऑप्शन नंबर 4। अब पूछोगे आप कि ये क्यों सही नहीं हो रहा? तो इसमें देखो, ये इस तरीके से बहुत छोटा बना हुआ है ना, ये वाला बड़ा है नीचे का, ये छोटा सा, ये छोटा सा है, जबकि इसमें ये छोटा सा और ये ऊपर वाला बड़ा है। अपनी जो प्रश्न आकृति थी, प्रश्न आकृति में देखना आप कौन सा बड़ा है, तो ये ऊपर वाला बड़ा है, ठीक है, इसलिए चौथा ज़्यादा अच्छा है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा इसमें नज़र का खेल है, आपको बहुत ही ध्यान से आंसर करना है। दोस्तों, टाइम बहुत ज़्यादा पर्याप्त है, आप कितने भी एवरेज स्टूडेंट हो 60 मिनट में पूरा पेपर सॉल्व कर लोगे। बस जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले क्या सॉल्व करना है? मैथ, ठीक है, मैथ सॉल्व करने के बाद रीजनिंग, इसके बाद जीएस और हिंदी लगाने में आपको मुश्किल से 15 मिनट लगेंगे, ठीक है। तो 15 मिनट उसके लिए और 45 मिनट सफिशिएंट है 50 क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले से। वही सेम बात है कि इसका संबंध इससे। अप्रसन्न का मतलब क्या होता है? उदास, और बोलने का मतलब होता है चिल्लाना। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर है, अब ये सिलोगिज्म है, ठीक है दोस्तों। सिलोगिज्म के लिए सेपरेट वीडियो बना हुआ है, यूट्यूब में आपको ढेरों वीडियो मिलेंगे, लेकिन एक बार आप एमपी अकेडमी का वीडियो देखेंगे सिलोगिज्म 12, उसके बाद आप एसएससी जीडी के जितने सेट हों उतने लगा देना। अगर कभी प्रॉब्लम आ जाए तो आप मेरे को कमेंट करके एक बार बता देना कि सर प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है। कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप पूरे सेट लगा लेना उसको देखने के बाद। इसको देखो, सभी मुर्गियां शेर है, यानी कि मुर्गी, जो मुर्गियां हैं वो किसके अंदर हैं? शेर के अंदर। थोड़ा नीचे बनाते हैं ताकि आपको निष्कर्ष दिखे, ठीक है ना। इसको ऐसे कर देता हूँ मैं, ये हो गया क्या? मुर्गी, और ये हो गए शेर। तो ये है मुर्गी और ये है लायन, शेर, ठीक है। फिर ये जो सभी शेर हैं ना, ये बिल्लियां हैं, तो शेर किसके अंदर आ गए? बिल्ली के अंदर। चलो, अब निष्कर्ष क्या निकलता है? सभी बिल्लियां मुर्गियां हैं। जो ये सभी बिल्लियां हैं ना, क्या ये मुर्गियां हैं? तो आप बोलोगे सर कि सभी बिल्लियां मुर्गियां तो हैं ही नहीं है, बल्कि सभी मुर्गियां बिल्ली हैं। तो पहला क्या हो जाता है? गलत। और दूसरा है कुछ बिल्लियां मुर्गियां हैं क्या? ये जो कुछ बिल्ली सॉरी ये कुछ बिल्लियां हैं, ये मुर्गियां हैं क्या? तो आप बोलोगे हाँ, क्योंकि कुछ की सम की कंडीशन क्या होती है? कॉमन। तो जो ये पूरी की पूरी बिल्लियां हैं, इन्हीं का कुछ पार्ट ही तो है मुर्गियां, है ना, इसलिए कुछ की कंडीशन फॉलो हो जाती बाहर से अंदर की ओर। मैंने आपको अच्छे से, आप बस एक बार देख लेना, उसके बाद सिलोगिज्म का जो वीडियो है रीजनिंग वाले पार्ट में डाला हुआ है, एक बार देखना, कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो इसका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा, केवल 2 अनुसरण करता है, ठीक है। चलो फिर से, बिल्लियाँ मुर्गियाँ ये तो हो गया ना, रिपीट हो गया क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, साइंटिस्ट को क्या लिखा जाता है? इसमें ये जो इस तरीके से डिकोड किया जाता है कि इन्हीं वर्ड को वो उलट पलट के लिख देता है ना। पैटर्न आपको पता करना होता है किस पैटर्न में लिखा है। तो देखो, साइंस लिखते हैं, साइंटिस्ट लिखते हैं SCIENTIST, ये साइंटिस्ट लिखा। इसका आंसर क्या दिया है उन्होंने, कैसे लिखा है उन्होंने? तो देखो, CS लिखा है, सॉरी TSI लिखा है पहले, ठीक है। TSI लिखने का मतलब क्या है कि पीछे के 3 वर्ड लिखे पहले, ठीक है। हमको गोल्ड स्मिथ का लिखना है, ये भी ध्यान रखना। तो गोल्ड स्मिथ को मैं यहाँ लिखता हूँ गोल्ड स्मिथ, ये गोल्ड स्मिथ लिखना है, ठीक है। तो इसका भी अपन करते चलते। तो इसने क्या किया? पीछे के 3 वर्ड लिए हैं, तो अपन भी 3 वर्ड पीछे के लिखते हैं, HTI ले लिए।
फिर देखो क्या लिया है इनने, TSI ले TNE लिया है, TNE लिया है, ठीक है। तो आपको भी TNE ले लेना चाहिए। TNE मतलब कि ये फिर पीछे के 3 और लिए, तो आपको भी पीछे के MSD ले लेना चाहिए, ठीक है। MSD ले लेना चाहिए, ले लिए। फिर देखो क्या लिया है आंसर में, ISC, आई यहाँ पे देखना, IS मतलब कि I के बाद ये S और फिर C, तो अपन को भी क्या लेना पड़ेगा, L के बाद G फिर O, तो LGO, ठीक है। तो ये HTIMSDLGO मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कुछ लोग सोच रहे होंगे यहाँ से देखने में क्या समझ में आ रहा था कि बिल्कुल पीछे से ले लिया है सीधे सीधे, लेकिन उसने यहाँ पर चेंज कर दिया, ICS ना लेकर के ISC ले लिया है। तो अपन को भी क्या लेना है, LOG ना लेकर के LGO लेना है, ठीक है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, LGO। और देखिए ऑप्शन में LOG दिया भी हुआ है, तो पहला तो गलत हो जाएगा, HTIMSDLGO, HTIMSDLGO, तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 HTIMSDLGO, ठीक है, तीसरा। चलो फिर है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दर्पण की छवि से निकटतम रूप से मेल खाता है। तो दर्पण प्रतिबंध, मिरर इमेज, मैंने आपको कल बताया था प्रीवियस पेपर वाले में कि जो दर्पण होता है वो लेफ्ट टू राइट चेंज करता है, ठीक है, राइट को लेफ्ट कर देगा, लेफ्ट को राइट। और जो वाटर इमेज होती है वो क्या करती है, टॉप टू बॉटम चेंज करता है, मतलब अगर कोई चीज़ टॉप में है तो उसको क्या कर देगा, बॉटम कर देगा, मतलब इस तरीके से है। अगर इसको इसकी वाटर इमेज तो वो नीचे की हो जाएगी, नीचे है तो ऊपर हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से जो मिरर होता है उसमें अगर कोई चीज़ लेफ्ट को देख रही है तो वो राइट में देखने लगेगी, ठीक है। तो ये सब आपको समझना है। चलिए ये मिरर इमेज है, तो देखो ई कहाँ पर है, लेफ्ट में, तो ये चला जाएगा राइट में और इस तरफ को मुंह कर लेगा, ठीक है, ई। फिर जेड देखो इस तरफ को कर रहा है, तो अब कहाँ को कर लेगा, इस तरफ को, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ये जेड ऐसे हो जाएगा। फिर आई का तो कुछ भी चेंज नहीं होता। एस देखो इस तरफ को है, अब इस तरफ को हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट चेंज करना है आपको। पी इस तरफ देख रहा है, अब इस तरफ देखेगा, ठीक है। ए में चेंजेस नहीं आता। और सी में चेंज, देखो इस तरफ देख रहा है, मिरर इमेज में क्या करेगा, इस तरफ देखेगा। तो आपको ये वाली इमेज देख लेनी है, इसको रफ वर्क में आप बना लेंगे वहाँ पर एग्ज़ाम में, तो बन जाएगा, ठीक है। तो आपको सब एक एक वर्ड मिलाते चलना है। ई सही है, जेड गलत है इसमें, देखो जेड ना बिल्कुल एक जैसा है इस तरफ, तो जेड गलत हो गया पहले में। इसमें ई जेड इसमें भी गलत है, जेड दूसरे नंबर पे। तीसरे में जेड सही है, ठीक है। फिर आई सही है, एस सही है, पी भी ठीक है, ए भी ठीक है और सी भी सही है। तो यानी कि जो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तीसरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चौथे को भी देख लो गलत, क्या गलत है इसमें, तो ये पी ऊपर से नीचे नहीं होता पी, ठीक है, क्योंकि ये मिरर इमेज है। तो तीसरा सही हो गया उसका। ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको तालिका वाला मिल ही जाएगा, ठीक है। इसको देखो क्या है, सिंपल सा मल्टीप्लाई कर, 13 नहीं है 117, 12 गुणे 11 कर दो तो 132 आना चाहिए, 11 दूनी 22 की 2 हासिल की 2, 11 कम 11 2 13, 132 हो गया, ठीक है। तो यानी कि हम सेटिस्फाइड हो गए। इसी तरह से निकाल दो, अब 22 गुणे 7 कर दो, कितना जाएगा, 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15, यानी कि 154। ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलो थोड़ा फास्ट करना है, ठीक है, क्योंकि ये दूसरा पेपर कर रहे हैं अपन ने, पहले में बहुत आराम से सॉल्व किए थे। आप लोगों की शिकायत थी कि दिखता नहीं है, इसलिए मैंने इनको मोबाइल व्यू पे चालू नहीं किया है, ताकि आपको क्वेश्चन प्रॉपर दिखे, ठीक है। अब इसको देखो, OJY है, इनको लिख देता हूँ मैं ताकि टेंशन नहीं होगी। OJ, भाई नज़रें तेज करके जाना, ठीक है ना, वहाँ पे 6/6 चाहिए होता है। OJYMLWKNU और IPS। अब नेक्स्ट क्या आएगा ये देखना है। तो इनमें दोस्तों एक संबंध होता है हर एक वर्ड में, ठीक है, संबंध के थ्रू चलते हैं ये लोग। तो ये देखना रहता है कि संबंध इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। देखो ये क्या है, 15, ये है 13, ये है 11। नंबर से ज़्यादा आप लोग फैमिलियर होते हैं, इसलिए मैं नंबर से बताया करता हूँ। 15 से 13 हुआ, 13 से 11, 11 से 9, 9 के बाद क्या आएगा, 7। तो आप बोलोगे सर जी, है ना, मतलब मेरे को जी नहीं बोलना है, जी मतलब कि 7वें नंबर का वर्ड।
ठीक है। ये हो गया 10, ये हो गया कितना 12, ये हो गया 14, ये हो गया 16, तो अब क्या आएगा 18, और 18 होता है आर का। ठीक है। फिर वाई मतलब कि 25, डब्ल्यू मतलब कि 23, भी मतलब कि यहाँ पे यू है, भी नहीं है, ठीक है, यू है, यू मतलब कि 21, एस मतलब कि 19, यानी कि 2 का डिफरेंस, तो यहाँ पे 17 आएगा यानी कि क्यू। तो आंसर क्या हो जाएगा GRQ, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब ये 8 मित्र हैं दोस्तों, ठीक है, 8 मित्र अपने 2 होते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पर 8 हैं, ठीक है। ये 8 मित्र हैं, मतलब मेल हैं, फीमेल नहीं है, कि आप लोग फालतू परेशान नहीं होना है, महिला मित्र नहीं है, ठीक है, मेल ही हैं ये सब। 8 मित्र क्या हो रहे हैं, दो, मतलब महिला मित्र भी होंगे तो महिलाएं महिलाएं होंगी, फिर पुरुष होंगे, ये मत सोचना कि एक पुरुष और 8 महिला मित्र, ऐसा नहीं है, ठीक है, ये गलत है। 8 मित्र ABCDEFGH दोपहर के भोजन के लिए एक दूसरे के आमने सामने किसी गोलाकार मेज पर बैठे हैं, तो एक गोलाकार मेज बना लो दोस्तों, ये बना ली मैंने गोलाकार मेज, ठीक है, ये बना ली, अरे यार ये गोलाकार मेज बिल्कुल एकदम गोला, ठीक है। अब इस पे 8 जन बिठा लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 जन बैठा दिए हमने, ध्यान से समझना दोस्तों, ठीक है, ये 8 जन बैठा दिए। अब जैसी जैसी बोलता जाए वैसे वैसे करते जाना, सिटिंग अरेंजमेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। आपको रीजनिंग का कौन सा टॉपिक है ये, सिटिंग अरेंजमेंट। ए जो है वो एफ के विपरीत है, यानी कि अगर ए यहाँ पर बैठा है ना तो एफ बिल्कुल विपरीत में यहाँ पर बैठा है, और बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो बी के दाईं ओर तीसरा स्थान, यानी बी अगर यहाँ होगा तो उसके दाईं ओर 1 2 तीसरे स्थान पर ए हो जाएगा, ठीक है, दाईं ओर। ये क्योंकि सेंटर फेस है, अंदर की ओर देख रहे हैं, इसलिए इसका दायां इस तरफ चलेगा, ठीक है। चलो इतना समझ गए। फिर क्या है, जी एफ और डी के बीच में बैठा है, एफ और डी, तो डी को यहाँ पर बैठना पड़ेगा, है ना, तब तो उसके एफ और डी के बीच में जी आएगा। चलो ये भी समझ गए। एच डी के बाईं ओर है, डी के बाईं ओर, यानी कि यहाँ पर कौन है, एच है। अब कौन बचा है, अब सी बचा ना, तो सी को यहाँ पे बैठा दो, ठीक है। चलो अब हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या था। सी के विपरीत कौन बैठा है, ठीक है, ई सी और ए के बीच बैठा है, यहाँ पर सी और ए, अभी रुक जाओ यार, एक कंडीशन और रुक गई है, ये दी है ना, सी और ए के बीच में ई को बैठना है, यानी कि सी यहाँ पर होगा, तब तो सी और ए के बीच में कौन बैठेगा, ई बैठेगा, तो ये ई यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला है, सी के विपरीत कौन बैठा है, तो सी के विपरीत आप बोल दोगे सर डी बैठा है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। चलो ये क्या है, इसमें लिखा है बेजोड़ का चुनाव करो दोस्तों। इसमें क्या करना है, बेजोड़ का चुनाव करना है हमको। बेजोड़ का चुनाव कैसे करते हैं, तो देखिए MIF लिखा हुआ है, इसके नंबर्स लिख लेते हैं, 13 9 और F6 होता है ना, 9 6 15 16 17 18, तो इसको अगर ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा, है ना, 9 6 15 3 18, हाँ 28। आर का कितना होता है 18 7, और सी मतलब 3, तो कितना आ जाएगा 28। DPR, डी मतलब कि 4, पी मतलब कि 16, और आर मतलब कि 18, ठीक है, तो ये तो 28 से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। देखते हैं इसको, देख लो 5 धन F6 और प्लस 17, तो 6 5 11 17, ये भी कितना आ जाएगा 28। तो जो ऑप्शन नंबर तीसरा है ये अलग हो जाएगा, अलग छांटना होता है, क्लासिफिकेशन बोलते हैं इसको। इसका अगर ऐड करोगे तो 28 नहीं आएगा, बाकी सब में 28 आ रहा है, देखो कितना आएगा, 16 4 20 10 30, इसमें आएगा 38, इसलिए ये क्या हो जाएगा राइट आंसर। इसमें क्या छांटना होता है, बेजोड़ का चुनाव, मतलब अलग। चलो फिर क्या है, अब ये शिक्षक हैं, 6 शिक्षक हैं भैया, ये क्या कर रहे हैं, प्रत्येक शिक्षक हिंदी अंग्रेजी गणित विज्ञान समाज विज्ञान और कला में से अलग अलग विषय पढ़ाता है, मतलब एक शिक्षक एक विषय पढ़ाता है इनमें से। इसको मैं थोड़ा सा छोटा, चलो नहीं करते, ठीक है, इतना कर लेते हैं, लो ठीक है। अब देखो लिख देते हैं, ठीक है, JKL 3 यहाँ लिखते हैं, और MNO 3 यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, ताकि दिखेगा भी आपको।
कल तो बहुत मैसेज कर रहे थे आप लोग, है ना, दिख नहीं रहा करके। JKL MNO 6 शिक्षक हैं। प्रत्येक शिक्षक हिंदी, अंग्रेजी, गणित इनमें से कोई ना कोई अलग अलग विषय पढ़ाता है। जरूरी नहीं है कि इनका क्रम समान हो, इसी क्रम में नहीं पढ़ाते कि मतलब कि जे हिंदी पढ़ाता हो, ऐसा नहीं है। अब वो क्रम बताएगा आपको। प्रत्येक शिक्षक सोमवार से शनिवार तक केवल किसी एक दिन ही पढ़ाता है। जरूरी नहीं कि इसका क्रम समान हो, ठीक है, जरूरी नहीं कि इसका क्रम समान हो। अब देखो जे के बारे में, जे शनिवार को पढ़ाता है और कला पढ़ाता है, यानी कि ये क्या पढ़ाता है, सैटरडे को पढ़ाता है और क्या पढ़ाता है, कला। कला लिख देता हूँ मैं यहीं पे, कला, ठीक है। जे सैटरडे को पढ़ाता है और कला पढ़ाता है। फिर एल ना तो अंग्रेजी और ना ही सामाजिक विज्ञान पढ़ाता है। मतलब ये जो एल है ना तो इंग्लिश पढ़ाता है, यहाँ पे लिखेंगे तो फिर क्वेश्चन नहीं पढ़ पाएंगे, पीछे यहाँ पे लिख देता हूँ, ये इंग्लिश और सोशल साइंस ये दोनों नहीं पढ़ाता है, मतलब ये नहीं पढ़ाता है, ठीक है। इसमें एल में नहीं आ सकती कौन कौन, इंग्लिश और सोशल साइंस। फिर लेकिन वह गुरुवार को पढ़ाता है। ये पता है कि ये जो एल है ये थर्सडे को पढ़ाता है, ठीक है, इतना पता है। चलो, और क्या हो गया, बुधवार को के द्वारा गणित पढ़ाया जाता है। के क्या पढ़ाता है, वेडनेसडे को पढ़ाता है और मैथ पढ़ाता है, ये मैथ, ठीक है। तो के का भी मालूम हो गया। अब ओ एन से एक दिन पहले पढ़ाता है, मतलब ओ पहले आएगा एन के पहले, तो इस तरीके से मैं इसको दिखा दे रहा हूँ, मतलब एन के पहले ओ आएगा। एन से एक दिन पहले विज्ञान पढ़ाता है, जो ओ है वो एन से एक दिन पहले पढ़ाता है और विज्ञान पढ़ाता है। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, इसमें साइंस पढ़ा रहा है, ठीक है। अभी ये पता नहीं है कि ये कौन से दिन पढ़ा रहा है, बस इतना मालूम है कि एन से पहले पढ़ा रहा है। तो ये साइंस लिखा है, यहाँ पर ध्यान दे लेना आप लोग, SCI लिख देता हूँ, ठीक है। चलो, फिर कहाँ तक हो गया, समाज विज्ञान को कला, ओ एन से एक दिन पहले विज्ञान पढ़ाता है। सामाजिक विज्ञान को कला से एक दिन पहले पढ़ाया जाता है। मतलब जो सोशल साइंस है ना, उसको कला से एक दिन पहले पढ़ाना है, यानी कि वो फ्राइडे को पढ़ाई जाएगी। जो सोशल साइंस है वो पढ़ाई जाएगी फ्राइडे को, ठीक है, फ्राइडे को पढ़ाई जाएगी। तो देखो यहाँ पर बचा है कौन कौन सा दिन, एक तो बचा है मंडे, एक तो बचा है ट्यूसडे और एक तो बचा है फ्राइडे। ये 3 दिन बचे हैं अभी तक, ठीक है। अब ये बोला गया कि जो ओ है वो एन से एक दिन जस्ट पहले पढ़ाता है, यानी कि इसको पढ़ाना पड़ेगा मंडे को, तब तो ये एक दिन पहले पढ़ा पाएगा ना, बिल्कुल इसके पहले। तो ट्यूसडे को ये पढ़ाएगा तो मंडे को ये पढ़ाएगा, तो ये वाली कंडीशन फैली, ये वाली वो हो जाएगी, मतलब कि लागू कर ली अपन ने, ठीक है, यूज हो गई। तो ये कंडीशन हमारी यूज हो गई। और अब बचा क्या, फ्राइडे। तो फ्राइडे को कौन पढ़ाएगा, एम पढ़ाएगा, और साथ ही फ्राइडे को एम पढ़ाएगा और सोशल साइंस पढ़ाएगा, ठीक है, ये भी कन्फर्म हो गया, सोशल साइंस, ठीक है, इतना जान लिया हमने। फिर क्या है, एन द्वारा किस विषय को पढ़ाया जा रहा है। तो अब बचा क्या दोस्तों, देखो अब बचा क्या, एन द्वारा पढ़ाने के लिए बचा ही क्या है। तो आप बोलोगे कि हिंदी और इंग्लिश 2 सब्जेक्ट बचे हैं। कौन कौन बचे, हिंदी और इंग्लिश बचे हैं। तो इंग्लिश को तो ये पढ़ा नहीं सकता एल, पहले ही बोल दिया कि इंग्लिश नहीं पढ़ा सकता, तो इसको पढ़ानी पड़ेगी मजबूरन क्या, हिंदी, और बचा का इंग्लिश पढ़ाना पड़ेगा इसको, एन को। तो जो एन है वो पढ़ाएगा इंग्लिश, ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट आंसर, ठीक है। अब इस श्रृंखला को पूरा करना है, सीरीज आ गई, थोड़ा पानी पी लेते हैं। ये आ गई सीरीज, ठीक है। इसमें क्या हुआ है, तो आप सीरीज को मैं लिख देता हूँ पहले, 9, 10, 18, 45, आगे क्या आएगा ये देखना है, ठीक है। तो देखो डिफरेंस कितना है इनका, 1 का यहाँ पर है, 8 का यहाँ पर है, और 15 में से 8 गई, 8 7 15 7 होता है, और 4 में से 3 गई 2, 4 में 2 गई 2, तो 27। दोस्तों ये जो 1 है ना, 1 का क्यूब होता है, 8 2 का क्यूब होता है, 27 3 का क्यूब होता है। तो पहले क्या ऐड हुआ, 1 का क्यूब, दूसरे नंबर पर क्या क्या ऐड हुआ, 2 का क्यूब, तीसरे नंबर पे क्या क्या ऐड हुआ, 3 का क्यूब, यही हुआ है। तो चौथे नंबर पे क्या ऐड होना चाहिए, आप बोलोगे सर 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब होता है 64, 64, 4 चौको 16 चौको 64, 45 में 64 जोड़ दो, 5 4 9 और 6 4 10, यानी कि जो 109 है
इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। चलो अब ये क्या है, इस समीकरण को सही बनाया जा सकता है, मतलब इसमें चेंज करना है। ये जो ऑप्शन में दिए रहते ना, इसको ऑप्शन से सॉल्व किया करो तो आप जल्दी बन जाएगा। देखो 13 + 26 गुणे 2 -5 भागे 3। तो ऐसे मतलब कि ऑप्शन चूज किया करो, क्योंकि यहाँ पर देखो पूरी पूरी संख्या आ रही है 11, यानी कि यहाँ पे कुछ भी ऐसा बटे वाला सिस्टम जहाँ तक नहीं मिलना चाहिए, ऐसा आप सोच लिया करो, ठीक है। माइनस और डिवाइड को चेंज करने को पहले ऑप्शन में बोल रहा है, तो देखो माइनस और डिवाइड चेंज करो, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड और यहाँ पर आ जाएगा माइनस। तो जो 2 और 5 का डिवाइड है क्या डिवीजन हो जाएगा? नहीं होगा, तो इसको अभी आप छोड़ देना एक को, ठीक है। ऐसी जब तक चिन्ह ना मिल जाए कि बिल्कुल भाग तुरंत चला जाए। दूसरे को देखो गुणा और भाग, मतलब यहाँ पर भाग आ जाए और यहाँ पर गुणा आ जाए, तो क्या 2 का 26 में भाग चला जाएगा? आप बोलोगे चला जाएगा, तो इसको चेक करना है फिर जल्दी से, ठीक है। यहाँ पर लिखो 13 धन 26 भागे 2 -5 गुणा 3 बराबर आना चाहिए 11। ये 13 दूनी 26, तो 13 आ जाएगा। 13 13 कितना हो जाएगा? ये फिर से 26 और -15, तो 6 में 5 गई 1, 2 में 1 गई 1, कितना आ गया? 11। लाना क्या था? 11। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। तो दोस्तों आपको सिर्फ ये भाग वाली कंडीशन को देखना, ऐसा ऑप्शन चूज करना जिसमें भाग बिल्कुल सीधा सीधा चला जाए, ठीक है। चलो इसमें बेजोड़ बता दो दोस्तों, लहसुन अदरक आलू टमाटर, तो सब किसान भाई लोग हैं अपन लोग, तभी तो फौज की तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो देखो लहसुन धरती के नीचे, अदरक धरती के नीचे, आलू धरती के नीचे, और टमाटर कहाँ होता है? धरती के ऊपर होता है, इसलिए इसका अलग क्या हो जाएगा? ये क्लासिफिकेशन है। मैंने बहुत अच्छे से, मतलब हमारे किसी दोस्त भाई ने पढ़ाया है, किसी क्यों बोल रहा हूँ, चंद्र सर ने पढ़ाया है उसमें, क्लासिफिकेशन रीजनिंग वाले पार्ट में, देख लेना दोस्तों। अब सिलोगिज्म आ गया, ठीक है। सिलोगिज्म, कुछ पुरुष कीट है, तो जो कुछ पुरुष है ना, कुछ पुरुष, कुछ की कंडीशन मैंने कैसे बताई है? इस तरीके से, पुरुष और कीट। कुछ पुरुष क्या है? कीट है। कुछ कीट भिंड कीट हैं। जो ये कीट है ना, इसके अंदर कुछ कीट भिंड भी हैं। क्या है? कीट भिंड। तो इसको इस तरीके से बना लो आप लोग, इसको क्या लिख दूँ मैं? कीट भिंड। चलो निष्कर्ष देखो, कुछ कीट भिंड है, क्या कंडीशन सही बना ली? कुछ पुरुष कीट है, हाँ कुछ पुरुष कीट बन गया। कुछ कीटभंड कीट है, कुछ कीटभंड कीट है, हाँ ठीक है बन गया। कुछ कीटभंड है, ये जो कुछ कीट हैं कीटभिंड है क्या? तो आप बोलोगे हाँ सर हैं, क्योंकि ये जो कीटभिंड है वो किसका भाग है? कीट का ही भाग है, तो बाहर से अंदर की ओर क्या होती है? कुछ की कंडीशन सही होती है। कुछ कीट पुरुष हैं, मतलब कि ये जो कुछ कीट है ना वो पुरुष हैं, तो हाँ इन दोनों के बीच में भी देख लीजिए कॉमन है, तो दूसरा भी क्या हो जाएगा? सही। यानी कि इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा दोनों अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर इस पे देखो, इसमें क्या दिया हुआ है आपको? दूसरा पद पहले पद से जैसे संबंधित है वैसे ही निकालना है तीसरे पद का चौथे पद से, ठीक है। तो सबसे पहले इनका संबंध देखो, इसको लिखने की कला देखना आप लोग। ए बी सी कैसा लिखा जाता है? ए बी सी ऐसे लिखा जाता है ना, तो सबसे पहले इस बी को यहाँ लिख दिया, फिर इस ए को यहाँ लिख दिया, और सी को जहाँ का तहाँ लिख दिया, मतलब शुरू के 2 वर्णों को इंटरचेंज करना है, ठीक है। क्या ऐसा इसमें भी है? तो आप बोलोगे एफ जी एच होता है ना ऐसे, तो जी को पहले लाओ, एफ को यहाँ ले आए, फिर एच आ गया, ठीक है। चलो ये भी ठीक है। एल के एम में क्या फॉलो है? ये के एल एम होता है ना, तो देखो के एल एम, एल को यहाँ लाए, के को यहाँ आए, एम हो गया। इसी तरीके से ऐसा कोई वर्ड इसमें देखो जो इसको फॉलो करता हो। पी आर क्यू कैसे लिखते हैं? पी आर क्यू, यानी कि आर यहाँ होना चाहिए, पी यहाँ होना चाहिए और क्यू यहाँ होना चाहिए, तो आर पी क्यू है क्या इसमें? नहीं, गलत है ये। इस क्यू पी आर को देखो, क्यू क्यू पी 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 क्यू पी आर है ना, तो पी क्यू आर होता है, क्यू आगे आएगा, पी यहाँ आएगा और आर यहाँ आएगा, तो ये बिल्कुल ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट आंसर, ठीक है। तीसरे को चेक कर लो अगर आपको लगता है, तो ओ पी क्यू होता है ना, तो पी पहले आना चाहिए, ओ बाद में आना चाहिए, फिर क्यू आना चाहिए, तो ये क्या है? ये पी ओ क्यू नहीं है। चौथे को भी चेक कर लो ज़्यादा है तो, ओ पी क्यू, ओ यहाँ
पी यहाँ और क्यू, पी ओ क्यू, तो ये भी गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट आंसर। बेजोड़ निकालो इसमें, 109 है, 561 है, 127 है और 307 है। तो देखो इनके अंकों को जोड़ दो, 9 और 1 10, मतलब इस तरीके से 1 + 0 + 9 बराबर कितना हो जाएगा 10। इसको जोड़ो 6 5 + 6 + 1 यानी कि 6 5 11 1 12, 7 2 9 1 10, इसमें भी 1 + 2 + 7 बराबर 10। इस पे देखो 3 + 0 + 7 बराबर कितना आ जाएगा 10। तो इसमें 10 है, इसमें 10 है, इसमें 10 है, इसमें 10 नहीं है, यानी कि ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। ठीक है, अलग छांटना है बेजोड़। कौन सी सीमेंट का बेजोड़? चलो ठीक है, रिफ्यूज को यहाँ पर क्या लिखा जाता है? 74 लिखा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इस कूट में किडनैप को क्या लिखा जाएगा? चलो देख लेते हैं। तो रिफ्यूज लिखा है ना, REFUSE, ये लिखा हुआ है दोस्तों। आपको नंबर याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, इसका कोई ऑप्शन नहीं। 18, E मतलब कि 5, F मतलब कि 6, U मतलब कि 21 और S मतलब कि 19 और E मतलब का 5। इनको जोड़ो कितना आता है? 9 5 14 1 15, 5 20 21 22 23 24 25 26, 26 4 30 4 34 की 4 और हासिल की कितना आ जाएगा 3। 2 3 4 3 7 74 आ गया। क्या 74 गिवन है? हाँ, मतलब कि आपको इनकी प्लेस वैल्यू के हिसाब से ऐड कर देना है। ठीक है, प्लेस वैल्यू को ऐड कर देना है, जो आए वही आंसर है। तो अब किडनैप का आपसे बन जाएगा KIDNAP, यानी कि 11, I मतलब 9, D मतलब कि 4, 9 अच्छे से बना दें, 9 4 14 N A1 और P 16, तो ये टोटल हो गया 17। ठीक है, यहाँ पर 17 हो गया। तो जोड़ दो, 7 4 11, 11 4 15, 5 20, 20 4 24, 25 की 5, हासिल की 2, 1 2 3 2 5, 55 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा राइट हो जाएगा। देखो दोस्तों कितने नियरेस्ट ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, 55 भी है, 55 भी है, 59 भी है। तो बिल्कुल अच्छे से इत्मीनान से जोड़ना है आपको। ठीक है, एग्जाम में दोस्तों 90 मिनट का टाइम है, मैं आपको बता रहा हूँ। 1 घंटे में आप बहुत ज़्यादा आराम से पेपर करोगे तब भी हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल एक भी गलती नहीं छोड़नी है, क्योंकि मेरिट में जो 1 नंबर से लड़का बाहर होता है ना, उसका दर्द आप सोच के देखना कभी, कितना खर्चा करने के बाद रिटर्न, फिर उसके बाद फिजिकल में कितना ज़्यादा खर्चा लगता है, फिर मेडिकल में कितना ज़्यादा खर्चा लगता है, आना जाना, पूरा चेकअप कराना। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लेना है एग्ज़ाम को। अब यहाँ से जीएस चालू होती है, तो ये मैं सिर्फ दिखा दूंगा आपको, आप लगाते रहना। कौन सा त्यौहार विष्णु के 52 अवतार से संबंधित है? तो आप बोलोगे सर ये जो ओणम है, कौन सा ओणम है, विष्णु के 52 अवतार से जुड़ा हुआ है। देखिए दोस्तों, इसमें जन्माष्टमी भी दिया है, लेकिन इसमें ये नहीं पूछा कि विष्णु के कृष्ण जन्म के बारे में नहीं पूछा, 52 अवतार के बारे में। तो ये ओणम है। ठीक है, फिर है, थोड़ा बड़ा कर दें। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष राजीव कुमार थे। ठीक है, और भारतीय संविधान ने भारत को क्या घोषित किया है? तो आप बोलोगे राज्यों का संघ। आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, राज्यों का फेडरेशन यूज नहीं है, ना तो राज्य संघ यूज है, ना राज्यों की संस्था, सीधे सीधे लिखा भारत राज्यों का संघ होगा। निम्न में से कौन सा जल निकासी प्रणाली के पैटर्न का निर्धारित नहीं है? तो जल निकासी प्रणाली का स्रोत। ठीक है, देखते चलना इनको। सूफी परंपरा के संदर्भ में खानकाह शब्द का अर्थ, तो आप सभी को पता है, जो सूफी परंपरा उसमें खानकाह का मतलब होता था एक धर्मशाला के रूप में, धर्मशाला होती थी खानकाह। ठीक है, फिर है परमाणु संलयन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। तो इसका उपयोग परमाणु बम बनाने में किया जाता है। आप सभी को पता है कि 6 अगस्त और 9 अगस्त इस 2 तारीख को हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिराए गए थे। तो पूछा जाता है कि वहाँ पर जो परमाणु बम गिराए गए थे किसके कारण बहुत ज़्यादा त्रासदी हुई थी? तो वो हुई थी नाभिकीय विखंडन। तो इससे मैं याद रखता हूँ कि जो परमाणु बम होता है ना, उसमें नाभिकीय विखंडन होता है। यहाँ पूछा गया कि नाभिकीय परमाणु संलयन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो क्या सही नहीं है? कि इस प्रक्रिया का उपयोग परमाणु बम में किया जाता है, क्योंकि परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन का यूज होता है। ठीक है, नाभिकीय संलयन, हाइड्रोजन बम, सूर्य की ऊर्जा में, इन सब में किया जाता है। फिर देखो दोस्तों,
इसमें बताना कि कौन सही ढंग से मेल नहीं खाती है। तो आप बोलोगे देखो, नाइट्रिक एसिड HNO3 होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH होता है, H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसमें क्या नहीं है, तो ये MgOH द होल ट्वाइस होता है, कौन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि ये गलत लिखा हुआ है, तो ये मेल नहीं खाएगा। ठीक है, पहला हो जाएगा इसके लिए। फिर क्या है, मनी ट्रांसफ़र सिस्टम, पैसे हस्तांतरण करने की, कौन सा मनी ट्रांसफ़र सिस्टम ये क्या लगा, 2,47,365 पैसे के हस्तांतरण की अनुमति देता है, तो उसको बोलते हैं दोस्तों IMPS बोलते हैं। ठीक है, बाकी चेक को तो आप जानते हो, RTGS को जानते हो, नेफ्ट और नेफ्ट को जानते हो। इसका क्या आंसर हो जाएगा, IMPS। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। कृत्रिम का मतलब होता है कि इंसान का बनाया हुआ, मानव निर्मित। तो देखो, जो एक जलाशय का, बांध का जलाशय, तो इसमें पूछा क्या है, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है, ये नहीं है बताना है, कृत्रिम कौन सा नहीं है। बांध क्या है, कृत्रिम है। धान का खेत कृत्रिम है। उद्यान कृत्रिम है। जंगल जो है ये मानव निर्मित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, ये हाँ नहीं में थोड़ा सा फंसना नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम कौन सा था, तो ये था गगनयान। गगनयान था दोस्तों। फिर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा नगर नहीं था, तो लोथल गुजरात में था, धौलावीरा था, सोकता कोहा है, लेकिन मेहरगढ़ नहीं है। मेहरगढ़ दोस्तों ये पाषाणकालीन एक शहर है। ठीक है, पाषाणकालीन था। नोबेल पुरस्कार 2018 से सम्मानित कौन हुए थे, तो ये हुए थे जेम्स पी एलिसन। कौन हुए थे, जेम्स पी एलिसन। नेक्स्ट है, ICC टेस्ट प्लेयर रैंकिंग में विराट कोहली आगे थे, ये भी आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से नीले नेटवर्क को लाल कौन करता है, तो मैंने आपको साइंस के 2100 क्वेश्चन पढ़ाए हुए हैं, आप जाके देख लेना किसमें, प्लेलिस्ट में। साइंस के 2100 क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे आपको। उसमें कोड कैसे पता था, अनिल, आ का मतलब होता है अम्ल, और नीला, नीला कर देता है क्या, लाल। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है कौन, अम्ल। ठीक है, तो इसमें पूछा कि नीले को लाल कौन करेगा, तो बोलोगे अम्ल। अम्ल कौन सा है भाई, सिरका है, CH3COOH। एसिटिक एसिड को बोलते हैं सिरका, तो ये कर देगा नीले को लाल। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। फिर देखो, भीमबेटका एक विश्व धरोहर स्थल के रूप में जाना जाता है प्रागैतिहासिक रॉक शेल्टर, यानी कि वहाँ की गुफाओं में बनी हुई चित्रकला के लिए। ठीक है, फिर है, मायोपिया के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है इसमें। तो इसमें अवतल लेंस की सहायता से दृष्टि को ठीक किया जा सकता है, सही नहीं है ये बताना है। ठीक है, तो ये ठीक है। निकट दृष्टि दोष को कहते हैं मायोपिया कहते हैं, ये भी ठीक है। प्रभावित अंग से रेटिना से परे एक दूर वस्तु की छवि बनती है, ये क्या है, गलत है। दूर छवि नहीं बनती है, बल्कि पास बनती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसके लिए। उड़ीसा में ब्रिंगा क्या है, तो ब्रिंगा जानते हो किसको बोलते हैं, ब्रिंगा बोलते हैं झूम खेती को, जो अपने यहाँ झूम खेती के नाम से जानी जाती है। जंगल को काटना, जंगल को जलाना, फिर वहाँ पर खेती करना, और फिर वापस से दूसरी जगह जंगल को जलाना, खेती करना, तो वहाँ उड़ीसा में उसको बोल जाता है ब्रिंगा। तो इसको यहाँ पर क्या बोलेंगे, आदिवासियों द्वारा उपयोग किए जाना खाद्य नहीं, ये है स्लैश एंड बर्न। ये है स्लैश एंड बर्न कृषि का एक स्थानीय मान कहलाता है, कौन, ब्रिंगा। ब्रिंगा क्या है, ब्रिंगा ऑयल नहीं है। ठीक है, ब्रिंगा ऑयल होता है लेकिन ब्रिंगा नहीं होता। ये क्या है, स्लैश एंड बर्न कृषि का एक स्थानीय नाम है। फिर है, निम्नलिखित में से किस विकल्प को भारत में लोकतंत्र का तीसरा स्तर कहा जाता है, तो तीसरा स्तर पहला क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा होता है स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरा होता है स्थानीय स्वसरकार, स्थानीय स्वशासन जिसे कहते हैं। फिर निम्न में से किस शासक ने मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था, तो आप बोले कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। दोस्तों इसमें क्या पूछा गया, बनाया, निर्माण कराया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण कराया है। कंप्लीट करवाया था उसको इल्तुतमिश ने। ठीक है, कंप्लीट पूछे तो इल्तुतमिश ने, लेकिन इसका राइट आंसर क्या माना गया है, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन में आपको ज़्यादातर कुतुबुद्दीन ऐबक ही मिलेगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 86वां संविधान संशोधन। फिर है, भारत में क्रेडिट के औपचारिक स्रोतों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI जिम्मेदार है औपचारिक स्रोतों को विनियमित करने के लिए क्रेडिट के। ठीक है, फिर है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद MA की ट्रॉफी 1718 प्राप्त की थी,
तो ये किसने प्राप्त की थी? JSW स्पोर्ट ने, ठीक है, JWS स्पोर्ट ने इसको प्राप्त किया था। नेक्स्ट है भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित क्या किया जाता है? किसके द्वारा? भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये किया जाता है आर्थिक कार्य विभाग। बहुत सारे बच्चों ने इसका जवाब दिया था राजस्व विभाग, जब मैंने टेलीग्राम पे डाला था इसको, लेकिन इसका राइट आंसर क्या है? आर्थिक कार्य विभाग होगा, ठीक है। आर्थिक कार्य विभाग भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित होता है, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा प्रकाशित होता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राजस्व विभाग को दिमाग से निकाल दो। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान गोमुख क्या हुआ करता था? गोमुख क्या हुआ करता था? तो ये बुनकरों की निगरानी, आपूर्ति और कपड़े की गुणवत्ता की जांच करने के लिए भुगतान किया गया नौकर होता था, ठीक है। तो बुनकरों की निगरानी करने के लिए गोमुख रखा जाता था अंग्रेजों के काल में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध धूधर झरने में गिरती है? धूधर झरने में कौन सी नदी गिरती है, ये बताना है। तो दोस्तों ये जो धूधर झरना है इसमें गिरती है हमारी नर्मदा नदी, ठीक है। धूधर झरना मतलब यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है। कौन सा है ये? धुआंधार। कौन सा झरना? धुआंधार वाटरफॉल, जो कि जबलपुर जिले में आता है, मध्य प्रदेश के, यहाँ पर है। और ये कौन सी नदी बनाती है? तो नर्मदा नदी, ठीक है। फिर है, अब यहाँ से हमारी शुरू होती है मैथ्स। तो मैं थोड़ा सा पानी और पी लेता हूँ, फिर मैथ लगाते हैं। चलिए दोस्तों, 8,250 रुपये की एक धनराशि है और 5 वर्षों में 2,475 रुपये का ब्याज, साधारण ब्याज प्रदान करती है। तो ब्याज की दर निकालो। तो सिंपल सा मैंने आपको बताया है, ये जो आपको दर मिली हुई है किस पे मिली है? आप बोलोगे सर प्रिंसिपल पे, तो 825 जीरो इस पे मिली है। कितने साल में? 5 साल में। क्या निकालना है? रेट 100 से गुणा, ठीक है। PRT/100 से ही कर रहे हैं, बस ये हमारा तरीका है कि हम सीधे सीधे ये ब्याज मिला है इसमें, 5 साल में मिला है, ऐसे लिख के 100 का गुणा करके रेट निकाल देते हैं, ठीक है। तो काट देते हैं दोस्तों, इसको काटो जीरो से, तो पहले जीरो काट दो, फिर 5 दूनी 10 काट दो, ठीक है। अब काटो किसको? 825 से इसको, तो 5 से काट देते हैं, 5 एकम 5, 5 का 30, 5 25। इसको काटो, 5 चौको 20, 5 नाम 45 और 5 25। और काट दो, 5 थी 15, एक बचा 5 थी 15। यहाँ पर भी 5 नाम 45 और 5 नाम 45, 99 और 33 तिया 99 होता है। और तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, है ना। मतलब कि जो रेट हो गया कितना आ गया? 6%, ठीक है। तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, ऑप्शन नंबर तीसरा राइट हो जाएगा। चलो दूसरा दोस्तों, दंड आरेख से। ये आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे इसके, ठीक है, दंड आरेख के, वेन डायग्राम के। तो इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना दोस्तों। आपको क्या इसमें दिया गया है, नीचे दिया गया दंड आलेख 7 क्रमागत वर्षों Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 और Y6 और Y7 के लिए देश के कुल निर्यात को दर्शाता है। तो इसमें Y1 और Y7 तक औसत निर्यात क्या है? तो सिंपल सा है, इन सब को जोड़ करके इस निर्यात को जोड़ो और जितने हैं उससे डिवाइड कर दो, तो इसका औसत निर्यात निकल आएगा। तो आप फटाक से यहीं पे जोड़ लेते हैं, ठीक है। देखो क्या क्या है, 500, फिर 750, फिर 1000, एक सेकेंड 7 अच्छे से लिख दें, 500, 750, 1000, 1200। आप चाहो तो डायरेक्ट वहीं पे भी जोड़ देते हो, क्योंकि कंप्यूटर की स्क्रीन बड़ी होती है, आप वहाँ पे ऐसे ही डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, ठीक है। 900 और 1300, ठीक है। 1300 को ऊपर लिख देते हैं यहाँ पर, इनको जोड़ दो आप, क्या आएगा? 0, फिर आएगा 5, अच्छे से लिख देते हैं, 0 आएगा, 5 आएगा, फिर 9 1 10 तो 12, 12 5 17, 17, 17 3 20, 2 22, 22 3 25 और 5 25, 25 की 25 हासिल की 2, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6,550 आ गया, ठीक है। एक बार और जोड़ देते हैं दोस्तों, 0 का 0, 5 का 5, 9 1 10, 2 12, 5 17, 17 3 20, 2 22, 3 25 की 5 हासिल की 2, 1 2 3 4 और 2 6, ठीक है। 65 50 आ गया, ठीक है। क्या आ गया? 65 50। तो 65 50 आ गया। निकालना है एवरेज,
तो भाग दे दो जितने खंड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है, किससे भाग दे दोगे? 7 से। ठीक है, तो 7 6 मतलब 7 7 8 56, 5 नहीं है 63, 63 कितना बचा? 2, 25 हो गया। 7 21, 7 21 तो 4 बचा, 40 हो गया। 7 पना 35, 7 पना 35, 5 बचा, 50 हो गया। ठीक है, तो 935 दशमलव कुछ आएगा। तो आंसर देख लेते हैं, 935 दशमलव कुछ आना चाहिए, है ना? 931 दशमलव, एक बार और देखते हैं दोस्तों कहाँ पे गलती हो गई। 500, ठीक है, जोड़ते हैं, कितना जाएगा? 0, फिर 5, 9 3 12 13 14 15, 15 5 20, 2 22, 22 और 5 27 की 7 हासिल की 2, यहाँ पे गलती हुई थी। 1 2 3 4 2 6, 67 50 आएगा। ठीक है, क्या जाएगा? 67 50। इसको भाग देना कितने? 7 से, तो कितना जाएगा? 7 नहीं है 63, कितना बचा? 63, 4 बचा, 45 हो जाएगा। 7 6 42, 3 तो 30 बचा। 7 चौको 28, 2 बचा। 7 दूनी 14, 6 बचा। 7 8 56, तो 964.28 आ जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो तीसरा है सही हो जाएगा, 964.28। ठीक है, तो जोड़े में थोड़ा सा गलती हो गई थी। फिर है ये वाला क्वेश्चन, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन उस लंबवृत्तीय बेलन के आयतन के बराबर है जिसकी ऊंचाई 27 सेंटीमीटर है और इसके आधार का व्यास 20 सेंटीमीटर है। यदि शंकु की ऊंचाई कितनी है? 25 सेंटीमीटर, तो इसके आधार का व्यास क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, आप सभी को पता है शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और ये बराबर किसके? पाई आर स्क्वायर एच के। तो ये फॉर्मूले से आपको सॉल्व कर लेना, जो मान दिए हैं उनको आप लिख लेना। ठीक है, चलो देखो, लंबवृत्तीय शंकु की क्या दी है आपको? ऊंचाई बस दी है, तो 1/3 रहेगा, पाई रहेगा, आर स्क्वायर रहेगा, ऊंचाई दी है कितनी? 25, तो ये 25 रहेगा। ठीक है, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, ऑप्शन दिख नहीं रहा होगा, इसको और बड़ा कर लेते हैं अपन। ये हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अब दिख रहा होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच दिया है कितना? 25, बराबर पाई आर स्क्वायर एच होती किसकी? बेलन का आयतन। तो पाई आर स्क्वायर, आर कितनी दी है? 27 सेंटीमीटर आयतन के बराबर, जिसकी ऊंचाई 27 सेंटीमीटर है। एच दिया है बेलन का 27, और आधार का व्यास कितना है? 30 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 15। स्क्वायर करना है तो 15 गुणे 15 कर देंगे। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच कितना दिया है आपको? 27। ठीक है दोस्तों, इसको आप सॉल्व कर लो। ये पाई से ये पाई कटा, ठीक है, 5 से काटो, 5 तिहाई 15, 5 25। ठीक है, और 5 से और काट दो, 5 तिहाई 15। ठीक है, तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3 त्रिकाई 9, ये हो जाएगा, और 3 ये बटी का वहाँ जाएगा तो 27 हो जाएगा। 3 त्रिकाई 9 तिहाई 27 गुणे 27, और यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो आर बराबर कितना आ जाएगा? 27। ठीक है, तो त्रिज्या कितनी आ गई? ये आर किसकी है? किसकी है? शंकु की। तो शंकु की अपन को त्रिज्या पता चल गई 27। अब अगर शंकु की त्रिज्या 27 है, निकालना क्या है? व्यास। तो व्यास होता है जस्ट डबल इसका, तो कितना हो जाएगा? आर व्यास यानी कि डायमीटर इक्वल टू 2r होता है, तो 2 गुणे 27 हो जाएगा, बराबर 54। ऑप्शन नंबर 2 दूसरा सही हो जाएगा। थोड़ा फास्ट करते हैं दोस्तों। अब 100 वस्तुएं हैं, 25 वस्तुओं को 25% के लाभ पर बेचा गया और शेष वस्तुओं को 25% की हानि पर बेचा गया। तो हानि परसेंट बताना है कितना होगा। ठीक है, तो सिंपल सा दोस्तों, 100 वस्तुएं हैं। ठीक है, मान लो कि एक वस्तु का जो सीपी है, एक वस्तु का सीपी कितना है? मान लो 100 रुपये है। ठीक है, तो 100 वस्तुओं का सीपी कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 100 गुणे 100 यानी कि 10,000 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 10,000 हो गया सीपी। इस तरीके से हमने मान लिए। अब 25 वस्तुओं को 25% के लाभ पर बेचा है, तो लाभ मतलब कि किस में मिलता है? हाल में सीपी में, यानी कि
25 वस्तुओं को बेचा है उसने 125 रुपये में, यही हुआ मतलब। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई कर लो तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी 25 पंचे 125 की 5, हासिल की 12, 25 दूनी 50, 10 60 और 2 62 की 2, हासिल की 6, और 25 से कम 25, 5 30 और 1 31, तो यहाँ पर कितना जाएगा 31 25 आ गया। ठीक है, फिर क्या है अपना 25% के लाभ पर बेचा 25 वस्तुओं को, और शेष वस्तुओं को, शेष कितनी बची 75 बची, उनको 25% की हानि पर बेचा, तो हानि पर बेचा है 25% की, सीपी है 100, तो एक वस्तु कितने की बेची होगी 75 रुपये की, और 75 का स्क्वायर क्या होता है 55 25 और 8 7 56, है ना, ये हो गया। तो इन दोनों का ये सेलिंग प्राइस है 25 वस्तुओं का, ये बाकी की बची 75 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस है, इन दोनों को ऐड कर दो कितना आ जाएगा 5 और 5 10 की 0, हासिल का 1, 2 2 4 और 1 5, 6 1 7, 5 3 8, 8750। इसमें क्या निकालना है, हानि प्रतिशत निकालना है दोस्तों। ठीक है, तो सीपी हो गया 10,000 और एसपी हो गया 8750, 8750 और ये क्या है 10,000 है, 0 10 में 5 5 और 10 में से 8 जाएंगी 2 और 10 में से हो गई 1, 1250। तो लॉस कितने का हुआ है 1250 का दोस्तों, 1250 का लॉस हुआ किस पे 10,000 में। तो आपको इंटू 100 करके हानि परसेंट निकाल दीजिए। सबसे पहले क्या करोगे 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कटे, इस जीरो से ये कटा, तो ये कितना आ जाएगा 12.5% लॉस यानी कि हानि। तो ऑप्शन नंबर दूसरा ये सही हो जाएगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 मैकेनिक 56 दिनों में एक बाइक की मरम्मत करते हैं, तो 32 मैकेनिक उसी कार को कितने दिन में करेंगे। सीधा सीधा दोस्तों MDH फार्मूला, 40 मैकेनिक 56 दिन में एक बाइक को सही करते हैं, तो 32 मैकेनिक X डेज में उसी बाइक को सही कर देंगे। ठीक है, काट लो, काट लो मतलब कि यहाँ पर सॉल्व कर लो, सरल कर लो, आप कुछ काटने मत लगना। ठीक है, नहीं बोल दिया काट लो तो काटने लगो, काटना नहीं। 8 पंचे 40, 8 चौको 32, 4 से इसको काटो, 4 एकम 4, 4 चौको 16, 14 चौको 56 होता है, 14 पंचे 70, तो x बराबर कितना आ जाएगा 70 डेज में ख़त्म हो जाए मतलब बन जाएगी बाइक। ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट आंसर। बढ़ते चलते हैं जल्दी जल्दी, और ये इसका x का औसत 35 है। ठीक है, इतनी वस्तुएं हैं, औसत दिया हुआ है 35, तो x का मान निकालो दोस्तों। आपको औसत तो पता होगा, इन सभी को ऐड कर दो, और जितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 हैं तो 6 से भाग कर दो, बराबर 35 के लिख दो। ठीक है, तो ये जो बटेगा 6 होता है इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसमें से। ठीक है, इन सबको जोड़ लेते हैं अपन लोग। अपन को क्या जोड़ना है 23 धन 27 धन 29 धन 36 धन 47 और धन x, बटे में क्या लिखेंगे 6, बराबर करेंगे 35, तो इसको आप डायरेक्टली क्या कर दो उधर 35 से गुणा कर दो 6 को, तो बराबर हो जाएगा 6 पंचे 30, 3 बचा 6 3 18 19 20 21 210। ठीक है, अब इनको जोड़ लेते हैं सभी को, इसको जोड़ो दोस्तों, 7 6 13, 13 9 3 12 22, 22 और 7 29, 29 30 31 32 की 2, हासिल की 3, 4 3 7 2 9 9 2 11 12 13 14 15 16 162 आ जाएगा, प्लस x बराबर 210। तो x बराबर इसको माइनस कर दो, वहाँ 10 में 2 जाएंगे कितना बचेगा 8, और 11 में से 7 गई 4, तो बचेगा 48, यानी कि जो x का वैल्यू है अपना क्या हो जाएगा 48, ऑप्शन नंबर 3। फिर है दोस्तों कि एक टैंक को 8 घंटे में भर सकता है और L उसी को 20 घंटे में भर सकता है। तो 8 के भर रहा है 8 घंटे में, L भर रहा है 20 घंटे में। दोनों नल को एक साथ टैंक भरने में कितना घंटे में भर सकते हैं दोनों एक साथ, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 40, है ना, 40 ले लो एलसीएम, तो 8 पंचे 40 और 20 दूनी 40, इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई 7। ठीक है, 7 हो गई। तो
जब दोनों को एक साथ खोल दोगे तो ये 40/7 घंटे में पूरी की पूरी टंकी को भर देंगे। ठीक है, सिंपल सा सवाल है। 40/7 देख लो कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट आंसर। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 960 रुपये है, दूसरी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 960 रुपये है। यदि पहली वस्तु पर 20% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर 20% की हानि होती है तो कुल हानि क्या होगी, ये निकालना है। ठीक है, चलो तो इसके लिए थोड़ा क्वेश्चन छोटा कर लें ताकि जगह निकल आए। ये पहली वस्तु का सेलिंग प्राइस, यहाँ मैं लिखता हूँ ए और यहाँ लिखता हूँ 20। पहली वस्तु दूसरी वस्तु, इसका सेलिंग प्राइस क्या दिया है आपको 960। दूसरी वस्तु का सीपी दिया है आपको कितना 960। अब यदि पहली वस्तु पर 20% का लाभ हुआ है, मतलब ये जो 960 है ना वो 120% की वैल्यू है, तब ना उसमें लाभ हुआ है 20% का, तो सीपी निकाल लो यानी कि 100% निकाल लो। कितना हो जाएगा 960/100 गुणे 960/120 गुणे 100 निकाल लो दोस्तों। तो 0 से 0 काटो, 12×8 = 96 और 8 × 8 यानी कि 800 हो जाएगा। तो सीपी क्या निकल आया हमारा, सीपी 800 निकल आएगा। ठीक है, समझ गए कैसे निकाला हूँ, सीपी निकाला 800। अब इसमें क्या होता है, दूसरी वस्तु पर 20% की हानि होती है। ठीक है, तो सीपी मैंने आपको ऑलवेज बताया है कि ये 100% के बराबर होता है, 100% होता है ऑलवेज सीपी, है ना। तो 960 क्या है 100% के बराबर है, लेकिन इसमें 20% की हानि हुई है यानी कि इसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा 80% होगा। ठीक है, तो इसका 80% निकाल दो, 960 है ना यहाँ पर, 80% निकालो इसका, तो ये हो जाएगा 960/100 गुणे 80। ठीक है, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, 8 गुणे 96 करो, 8 × 48, 4 बचा, 8 और 8 9 72, 73 74 75 76, 768 यही आएगा। 8 × 48, 4 8 9 72 73 74 76, मतलब कि 768 आ गया इसका सेलिंग प्राइस। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा, 768 इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 768। अब हमको क्या निकालना, क्या है इसमें कुल हानि क्या होगी, हानि निकालनी है दोस्तों। तो हानि क्या होती है, जब भी हानि होती है तो जो सीपी होता है वो कॉस्ट प्राइस क्या होती है बड़ी होगी और जो सेलिंग प्राइस वो कम होगी। ठीक है, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटा दो तो हानि निकल आएगी। तो इन दोनों को जोड़ो, पहले सीपी को जोड़ लो, कितना आएगा 0 6 9 8 17, 1760 आया, अच्छे से लिख देते हैं 1760 आ गया। ठीक है, इन दोनों को जोड़ा। अब सेलिंग प्राइस जोड़ लो, 8 और 6 6 12 की 2 हासिल की 1 और 9 7 16 1 1728 आ गया। अब इन दोनों को आप माइनस कर लो, 10 में 8 गई 2 और 6 में से 3 गई 3, तो कितना जाएगा 32। जो आपको हानि हो रही है ना वो हो रही है 32 रुपये की। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। अब ये क्या है, नीरज 10 किलोमीटर और 20 किलोमीटर की दूरियां 1 घंटे और 5 घंटे में तय करता है, तो संपूर्ण यात्रा के लिए नीरज की औसत चाल क्या होगी। दोस्तों एवरेज स्पीड निकालनी है आपको, आप सभी को पता है टोटल चली गई दूरी बटे टोटल लिया गया समय क्या होती है एवरेज स्पीड। तो टोटल दूरी कितनी है 10 किलोमीटर और 20 किलोमीटर, तो 30 किलोमीटर हो गई टोटल दूरी, और टोटल लिया गया समय 5 और 1 6 घंटे, तो 6 पंचे 30। ठीक है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगी एवरेज स्पीड, ऑप्शन नंबर 3। फिर है दोस्तों, देखिए ये आ गया एक और वृत्त आरेख आ गया। इसमें क्या है, क्या दर्शाया गया है, तो 7 राज्यों द्वारा प्राप्त वार्षिक हिमपात को दर्शाया गया है और हिमपात को देश के कुल वार्षिक हिमपात के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, हमको क्या करना है, S3 और S2 के वार्षिक हिमपात में क्या अंतर है। तो सबसे पहले S3 का हिमपात निकालेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखो, जो ये परसेंटेज में डिवाइड होता है ना, ओहो कितना मोटा हो गया ये। ठीक है, थोड़ा और, हाँ ठीक है अब ठीक है। चलो, ये जो पूरा का पूरा सर्कल होता है ना वो 100% होता है। अगर परसेंट में ऐसी वैल्यू दी होती हैं, अगर कोण में दी हैं तो पूरा 360 होता है, आप सभी को पता है।
ठीक है। तो आप पहले बेसिक वीडियो देख लेना अगर आप फ्रेशर हैं तो, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाके इसमें क्या है, 100% की वैल्यू दी है 100, ठीक है। 100% बराबर क्या दिया है आपको, 700। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे सर 7 हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सा। 1% बराबर 7 हो जाएगा। तो इसमें निकालना है S3 और S2 के हिमपात में अंतर। तो सबसे पहले तो S3 का हिमपात निकाल लो। S3 मतलब ये वाला, तो जो कि ये है 20% है, ठीक है। 20% है कौन, S3। तो 1% की वैल्यू अगर 7 है तो 20% की क्या होगी, 20 ठीक है। 1% अगर 7 है तो 20% कितना होगा, 20 × 7 होगा, तो 7 दूनी 14, 140 हो जाएगा, ठीक है। S3 कितना हो गया, 140। इसी तरह से दोस्तों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, फिर से बता देता हूँ। ये जो 700 दिया है 100% की वैल्यू है, 1% हो गया 7। अब उसने बोला S3 और S2 के वार्षिक हिमपात में अंतर निकालो। तो सबसे पहले S3 का निकाल लो, फिर S2 का निकाल लो, उनको घटा देना तो अंतर आ जाएगा। तो S3 जो है वो ये है, 20% है। अब 1% अगर 7 है तो 20% कितना हो जाएगा, 20 × 7 यानी कि 140 हो जाएगा। अब आ गया समझ में। अब S2 निकालो। S2 को पहचानना पड़ेगा सबसे पहले। तो कहाँ पर है S2, S2 ये वाला पार्ट है इस तरह का, यानी कि कौन सा वाला, 15% वाला, ये वाला। तो 15 × 7 कर दो, इसमें 15% निकाला मतलब 15 × 7, 15 सत्ते 105, ठीक है। तो S2 क्या हो गया, 105, S3 हो गया 140। इन दोनों का अंतर निकाल लो। तो 140 में 105 घटाओगे कितना आ जाएगा, 35, ठीक है। अंतर निकालना था, 35 आ जाएगा। यानी कि जो ऑप्शन नंबर 4 चौथा ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। फिर है, अब ये निकालना है, इसका मान निकालना है, मतलब आपको सरलीकरण करना है, ठीक है दोस्तों। तो इसको मैं होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, आप लोग सिंपल सा गुणा भाग करके निकाल देना, ठीक है, सरलीकरण से, ठीक है। कमेंट करके आंसर दिया करो दोस्तों, आप लोग आंसर नहीं करते हो कमेंट में, है ना। थोड़ा सा सहयोग आप लोग को भी करना चाहिए जब हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो, है ना। चलो, मोटरसाइकिल 25 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रही है और प्रत्येक घंटे के अंत में इसकी चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गई है। तो 225 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसे कितना समय लगेगा। दोस्तों पहले घंटे चलती है वो कितना, 25 किलोमीटर, ठीक है। 25 ऐसे लिखते चलो, पहला घंटा 25, दूसरा घंटा 25 में 7 जोड़ो 32, तीसरा घंटा 7 जोड़ो 39, चौथा घंटा 7 जोड़ो 9 7 16 यानी 46, ठीक है। फिर पाँचवा घंटा 7 जोड़ो 7 6 13 यानी कि 53, और छठवें में कितना जाएगा 60, ठीक है। देख लेते हैं, 225 तक पहुंचाना था, इनको ऐड करते चलो, नहीं तो पता चला बढ़ते जाएं और आगे निकल जाएं। तो जोड़ लो इसको, पहले यहाँ तक जोड़ लो 5 तक, ठीक है। 3 6 3 9 9 18 2 20 5 25 हासिल की 2 6 5 4 9 3 12 3 15 16 17 2 19 195 हो गई, ठीक है। मतलब यहाँ तक जो हमारी स्पीड है, यहाँ तक स्पीड में बोल रहा हूँ, दूरी है, यहाँ तक हमारी जो दूरी है वो 195 हमने चल ली है। टोटल कितनी चलनी है, 225। तो अब बची कितनी, 225 में से 195 को घटा दो, 195 को, ठीक है। तो पता चला कितनी बची, अब 0, 12 में से 9 जाएंगी 3 बचेगा, यानी कि बची है 30। दूरी क्या बची है, 30, ठीक है। अब वो छठवें घंटे में चल रहा है कितनी, 60 किलोमीटर। तो दोस्तों छठवें घंटे में यानी कि 1 घंटे में अगर 60 किलोमीटर चलता है, हमारी बची कितनी है चलने के लिए, 30 किलोमीटर। कितनी, 30 किलोमीटर। तो आधा घंटा चलेगा, मतलब कि यहाँ पर 1 घंटा ना चलकर आधा घंटे चलेगी। तो यहाँ तक कितनी चल गई है, 5 घंटे, यहाँ चला आधा घंटे, तो टोटल कितना हो गया, 5.5 घंटे, ठीक है। सिंपल है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 5.5 घंटे, यानी कि 5 सही 1/2, इसी को लिख सकते हैं क्या, 11/2। ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट आंसर। आंकड़ों का बहुलक निकालना, बहुलक मतलब ये होता है, पॉलीमर का मतलब कि जो सबसे ज़्यादा बार आया हो। देखो कौन आया सबसे ज़्यादा, 23 1 2 3 4 5 बार आया है, 23 6 बार आया है, ठीक है। तो 23 आया है 6 बार। और देखो कोई आया 22 कितने बार, 1
दो, 2 बार आया है। 21 को और गिन लो, 1 2 3 4 बार आया है। 24 को देखो, 1 2 बार आया है। तो इस तरीके से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 23। 6 बार आया है जो, वो बहुलक कहला जाएगा। अब ये क्या है, 10,500 रुपये की एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों में 17,745 रुपये बन जाती है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो ब्याज की दर क्या होगी। तो सिंपल इसको आप किसी शॉर्ट मेथड से कर सकते हैं या फिर देसी मेथड से कर लो, ए बराबर पी वाले से, है ना। ए बराबर पी वाला क्या होता है, ए बराबर पी 1+r/100 टू द पावर n, इससे कर सकते हैं। तो इससे भी हो जाएगा। देखो मैं करता हूँ। ए कितना दिया हुआ है इसमें, 17,745 अमाउंट दिया है, ठीक है। ए बराबर पी होता है तो पी को हम यहाँ पर बटे में ले आते हैं क्योंकि यहाँ गुणा में है। यहाँ गुणा में होता है ना 1+r/100 टू द पावर n के। तो मैं क्या करता हूँ, इसको बटे में ले आता हूँ पी को अभी से, ठीक है, ताकि स्टेप बचेगा एक। बटे में ले आता हूँ 10,500 को, बराबर किसकी होता है ये, 1+r/100 टू द पावर n का मतलब होता है 2 दिया है, 2 वर्ष दिया है, ठीक है। सिंपल आपको इसको क्या कर लेना है, सरल काटो, 5 से काटो, 5 दूनी 10, काटो मतलब सरल करो। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 2100 आया। 5 × 15, 5 × 25, 5 × 15 2, 5 × 25 2, 5 को 20, 5 नाम 45, सॉरी 5 नाम 45, ठीक है। इसको 7 से काट को देखो, 7 × 21 300 आया। इसको 7 से काटो, 7 × 35 और 7 × 7 49, 507 आया। 7 5 बराबर, अभी 3 से कट जाएगा तो 3 से काटो तो 100 आ जाएगा। इसको 3 एकम 3 और 3 छंग 18 और 3 नाम 27, 169/100 आ गया, ठीक है। यानी कि 169/100, समझाने में टाइम लगता है, इतना आप फटाफट काट लोगे, ठीक है। मतलब सरल कर लोगे ये 2। तो इसको भी स्क्वायर में बदलो, घातें समान होंगी तब तो आधार समान होंगे ना, आधार बराबर हो जाएंगे। तो ये 13/10 का है ना स्क्वायर, और ये कितना है 1+r/100 का स्क्वायर। तो इस घात से ये घात कट जाएगी, मतलब हमारा कितना आ जाएगा, 13/10 बराबर 1+r/100। अब आर आराम से निकल सकती है, 13/10 बराबर 1+r/100, ठीक है। 1 को यहाँ पे ले आओगे तो माइनस में आएगा, ठीक है, मतलब कि 3/10 बचेगा यहाँ पर। अगर 1 को यहाँ पर ले आए माइनस में तो बराबर r/100, ये से ये कट जाएगा और 10 यहाँ जाएगा गुणा में, तो r बराबर हो जाएगा 30%, ठीक है। ऑप्शन नंबर दूसरा। फिर है दोस्तों, 30 कर्मचारियों और 5 प्रबंधकों का औसत मासिक वेतन 80,000 रुपये है और 1,80,000 रुपये वेतन वाले एक प्रबंधक को एक नए प्रबंधक द्वारा प्रतिस्थापित कर देते हैं। मतलब प्रतिस्थापित का मतलब होता है कि एक प्रबंधक हटाएंगे, उसकी जगह पे इस नए वाले को रख देंगे, ये प्रतिस्थापित कहलाता है। औसत मासिक वेतन 78,500 रुपये हो जाता है। देखो पहले कितना था, क्या निकालना है, तो नए प्रबंधक का मासिक वेतन पहले कितना था, 80,000 मासिक वेतन था, औसत मासिक वेतन। अब कितना हो गया, 78,500 हो गया। कितना चेंजेस आया, 0 0, 10 में 5 गई 5, 10 में 9 गई 1। आप बोलोगे सर 1500 का चेंज आया है। 1500 का चेंज क्यों आया है, क्योंकि ये भाई साहब आ गए, कौन, 1,80,000 वाले भाई साहब आ गए, है ना। तो ये जो 1500 है, ये 1500 एवरेज में बढ़ा है, ठीक है। 1500 किस में बढ़ा है, एवरेज में बढ़ा है, यानी कि एवरेज में बढ़ा है क्या 1500, तो इसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी होगी, 35 × 1500 होगी, ठीक है। एवरेज में अगर बढ़ा है 1500 तो ये पूरे के पूरे 35, 30 कर्मचारी और 5 प्रबंधक, टोटल 35 का गुणा करेंगे 1500 में, तब ओरिजिनल वैल्यू आएगी एक्चुअल में कितना बढ़ा है। तो 15 × 75 की 5 हासिल की 7, 15 × 45, 5 50 और 2 52, 525 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ गया, 525,000। तो ये वैल्यू क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, किसमें,
1,80,000 रुपये वाले वेतन वाले एक नए प्रबंधक को 1,80,000 वाले को हटा दिया है। किसने? नए वाले ने। ठीक है, तो उसके आने से क्या हुआ है? ये बढ़ गया है। नए वाले के आने से क्या हुआ है? मासिक वेतन 78,500 रुपये हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है। तो 52,500 कम हो गया है। किसमें? 1,80,000 में। तो 1,80,000 में 52,500 घटा दो। 1,80,000 में 52,500 घटा दो, कितना जाएगा? 0 0, 10 में 5 5, 10 में से 3 7, 8 में से कितना चला जाएगा? 6, तो 2 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर 1, तो 1,27,500, 1,27,500 ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। दोस्तों, क्या आपको समझ में नहीं आया? कमेंट करके बता देना। आपको बढ़िया रफ पेन में समझा दिया जाएगा एक बार, और टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाना वहाँ पे। ठीक है, वैसे तो समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं है दोस्तों। ये 1,80,000 रुपये वाला बंदा पहले था एक प्रबंधक, इसकी जगह पे एक नया आता है। जब नया आता है ना, तो ये एवरेज घट गया है। अब एवरेज घटा है 1,500, तो ये जो 1,500 घटेगा वो एक जन पे नहीं घटेगा, पूरे के पूरे एवरेज में। अगर 1,500 की कमी आई है, तो पूरे के पूरे 35 का इसमें मल्टीप्लाई करने में ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी कि उतने की कमी आई है, और जितने की कमी आई है उसको 1,80,000 से घटा देंगे, तो वो वेतन पता चल जाएगा जो नए वाले का वेतन है। ठीक है, ऐसा लॉजिक है। चलो, अब एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई दी है आपको, इसके आधार का व्यास दिया है दोस्तों। देखो, एच दिया है 8, व्यास दिया है 12, तो इसकी आर कितनी हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लगा करके, सॉरी क्षेत्रफल निकालना है यार, आयतन नहीं निकालना। क्या निकालना है? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बता देता हूँ, हो गया है ना। मैं होमवर्क की सोच रहा था, लेकिन बता देता हूँ। ये क्या है? शंकु है। इसका व्यास दिया हुआ है आपको कितना? 12, तो ये 6 हो जाएगा। ऊंचाई कितनी दी है? 8 सेंटीमीटर। ये तिर्यक ऊंचाई निकाल लो, कितनी आ जाएगी? 8 8 64, और 6 6 36, 6 4 10, 6 3 9, यानी कि 100 आ जाएगा। तो ये हो जाएगी 10। पाइथागोरस प्रमेय से निकालें। ठीक है, मतलब एल का मतलब हो जाएगा 10, और एच का मतलब हो जाएगा 8, और आर का मतलब हो जाएगा 6। तो जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है लंबवृत्तीय शंकु का, वो होता है पाई आर एल। क्या होता है दोस्तों? पाई आर एल होता है। पाई मतलब कि 22/7, कलर चेंज कर लूँ तो दिक्कत नहीं जाएगी। 22/7, आर का मतलब कितना है? 6, और एच का मतलब है 8। तो 8 छंग 48, 48 गुणे 22/7, ये 8 छंग 48 हो जाएगा, गुणे 22/7, 48 गुणे 22/7 गुणा कर लो दोस्तों। 48 का 22 में गुणा कर देते हैं, पहले 20 का कर लेते हैं। 2 8 16, 1 2 चौको 8 1 9, 960, और 2 8 16, हासिल 1 2 चौको 8 1 9, कितना जाएगा? 6, 9 6 15 की 5, हासिल 1 9 1 10, 1056/7 आ जाएगा आंसर। 1056/7, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। अब है, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है आपको, उनके आधारों का अनुपात दिया है, तो ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा? आप सभी को पता है, जो त्रिभुज होता है उसका क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई, बेस इंटू हाइट, इस तरीके से। तो लेट कर लो ऊंचाइयों का अनुपात, लेट कर लो ए वाला जो क्षेत्रफल है, सॉरी त्रिभुज है, उसकी ऊंचाई h1 है, और बी वाले की क्या है? h2 है। ठीक है, क्षेत्रफल निकालते हैं। 1/2 आधार, आधार कितना दिया है? 3, और ऊंचाई क्या है? h1 बटे 1/2 आधार कितना दिया है? 4, और ऊंचाई कितनी मान ली? h2। तो इसका क्या आ जाएगा आपको? इसका आपको क्या दिया हुआ है? क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, 1:2 दिया है। इसको सरल कर लो, 2 दूनी 4। ठीक है, या सिंपल सा कर देते यार, क्यों इतना परेशान। हाँ ठीक है, 2 दूनी 4, और फिर इस 2 से ये 2 कट जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली और सिंपल करते हैं ना। इस 1/2 से इस 1/2 के काटो, इस 2 से इसको काटो, 2 दूनी 4, बात वही है। तो h1/h2 ये 2 जाएगा यहाँ पर, और ये 3 आएगा यहाँ पर, यानी कि क्या आ जाएगा? 2/3।
इसी को लिख सकते हैं 2:3, H1 और रेशियो H2 बराबर 2:3। ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा राइट हो जाएगा। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक थैले में 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये के सिक्कों की मूल्य वर्ग में 840 रुपये हैं। 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के 8:1:5 के अनुपात में हैं। थैले में 5 रुपये के कितने सिक्के हैं ये बताना है। ठीक है, तो दोस्तों 1 रुपये का सिक्का है, 2 रुपये का सिक्का है और 5 रुपये का सिक्का है। मूल वर्ग कितना है? 840 है। ठीक है, सिंपल सा कर लेते हैं इसको। और इसमें क्या दिया है? सिक्कों का अनुपात दिया है। तो देखो 8 सिक्के होंगे किसके? 1 रुपये के, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 8 होगी, आप बोलोगे। ठीक है, 8 होगी। एक सिक्का है अगर किसी का, कितने का? 2 रुपये का, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। ठीक है, अगर 5 रुपये के 5 सिक्के हैं तो 5 रुपये के 5 सिक्के हैं तो ये हो जाएंगे 25। नहीं आ रहा समझ में आपको? यहाँ पर क्या दिया है? 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये के सिक्के का मूल्य वर्ग दिया है 840। ठीक है, और 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के का अनुपात दिया है 8:1:5 के अनुपात में। तो थैले में 5 रुपये के कितने सिक्के ये बताना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये सिक्के हैं और इनकी वैल्यू ये दी हुई है। ठीक है, तो इससे अपन कर लेंगे। अगर 8 सिक्के हैं 1 रुपये के तो रुपये कितने होंगे? 8। इसी तरह से अगर एक सिक्का है 2 रुपये का तो वैल्यू कितनी होगी? 2। इसी तरह से 5 सिक्के हैं अगर 5 रुपये की तो वैल्यू कितनी होगी? 25। और ये तीनों की, अगर इन तीनों को जोड़ दो तो ये है कितना? 840। इन दोनों को जोड़ दो, 8 2 10, और ये कितना हो जाएगा? 8 2 10, 25 10 35। 35 की वैल्यू दी है आपको 840। ठीक है, इन तीनों को जोड़ दो, अगर 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों को जोड़ दो तो 840 हो जाता है। ठीक है, अब इसको काट दो। 35 की वैल्यू 840 है, तो 1 की वैल्यू निकालने के लिए इसमें 35 से भाग दे दिया करो। 1 की वैल्यू निकालनी है तो 35 से भाग दे दो। ठीक है, 840/35, तो 7 से काट दो, 7 से कट जाएगा। 7 पना 35, 5 से काट दो, 5 7 35। अच्छे से लिख देते हैं ना यहाँ पे, 840/35 करना है। 5 7 35, 5 एकम 5, 3 बचा 5 छक्का 30 और 5 अट्ठे 40, 168 आ गया। ये आएगा 5 एकम 5, 3 8, 5 छक्का 30, 5 अट्ठे 40। ठीक है, 7 से काट दो, शायद पूरा कट जाए। 7 दूनी 14, 7 चौक 28, मतलब 24 आ गया। ठीक है, तो 1 का वैल्यू कितना आ गया? आप बोलोगे सर 24 आ गया। ठीक है, 35 की वैल्यू तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 24 आ गई। अब हमको किसकी पूछा है? 5 रुपये के कितने सिक्के हैं ये पूछा, तो 25 × 24 कर दो, सिंपल सा। 1 की वैल्यू 24 है तो 25 की वैल्यू कितनी होगी? आप बोलेंगे सर 25 × 24, तो 25 × 24, 25 चौको 100 की 100 हासिल की 10, 25 दूनी 50 10 60, यानी कि 600। तो 5 रुपये के कितने सिक्के हैं? 5 रुपये के कितने सिक्के पूछा है, तो वैल्यू कितनी हो गई? 600। 600 वैल्यू हो गई। अब एक सिक्का 5 रुपये का है तो 600 रुपये में कितने सिक्के आ जाएंगे? 5 से भाग दे दो, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 120 सिक्के। ठीक है, तो 5 रुपये के 120 सिक्के हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, वो जो 25 था वैल्यू थी, इसलिए अपन को नंबर ऑफ कॉइन्स निकालना है तो 120 हो जाएंगे। ये लिखा ना 5 रुपये के कितने सिक्के हैं, तो 120 राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो अब सरलीकरण का एक छोड़ दिया था तो मतलब वहाँ पे होमवर्क के लिए दे दिया हूँ, तो यहाँ पे मैं करा देता हूँ। ठीक है, 11/4 - 2/3 ऑफ 9/8, ऑफ की जगह गुणा लगा लेते हैं ना। 9/8 + 11। ऑफ का मतलब यह होता है कि पहले आप इसको सॉल्व करो। ठीक है, इसका मतलब यह होता है। चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो 11 × 88, इसका एलसीएम लेंगे तो 88 आ जाएगा। 88 और 89 90, 97 आ जाएगा। 97/8। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करते 11/4 माइनस, अब 2/3 का अंदर गुणा कर दो
तो 2/3 का गुणा करोगे तो 2 चौको 8, ये 4 बचेगा यहाँ पर, और 3 त्रिकाई 9 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, तो यानी कि 3/4 धन 11, 3/4 धन 11 दूनी 22/3 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब 22/3 नहीं यार दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर ऑफ है, यानी कि इसको पहले सॉल्व करना होता है। ठीक है, जो ऑफ वाला होता है। 2 चौको 8, 3 त्रिकाई 9, क्या हो गया 3/4 हो गया। 11/4, 11/4 लिख दो इसको सीधे सीधे, माइनस 3/4 और प्लस 11। ठीक है, तो 11 में 3 गई, 8/4 आएगा, प्लस 11, 4 दूनी 8, तो 11 और 2 कितना आ जाएगा 13। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, पहला 13। ठीक है, इस तरीके से करना है, ऑफ को पहले सॉल्व करना है, इतना ध्यान रखना, बस बन जाएगा। चलो, एक दुकानदार 15% की छूट पर एक कूलर बेचता है। यदि वह 19% की छूट देता तो वह 332 रुपये कम कमाता। तो देखो, 15% की छूट दिया तो जो कमाई होती, 19% की छूट दिया, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 332 है ना, 332 रुपये कम कमाता, तो परसेंटेज में इनका डिफरेंस है 4%, है ना। यानी कि जो 332 है वो 4% की वैल्यू दी हुई है। जो मार्क प्राइस होता है, इसमें क्या निकाला, अंकित मूल्य। मार्क प्राइस ऑलवेज 100% होता है, आपको मैंने बताया है। अगर बट्टा वाले क्वेश्चन करो तो मार्क प्राइस को 100% मानना, लाभ हानि वाले करो तो कॉस्ट प्राइस को 100 करना। ठीक है, तो मार्क प्राइस होती है ऑलवेज 100%। 4% की वैल्यू अगर 332 है तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100% की वैल्यू हो जाएगी 332/4 × 100। ऐसे ही सीखे अपन लोग। तो 4 से इसको काटोगे 25 आ जाएगा, यानी कि 332 × 25 कर दो सीधे सीधे, 332 × 25, 25 दूनी 50 की 0 हासिल की 5, 25 थी 75, 5 80 की 0 हासिल की 8, और 25 थी 75, 5 80, 3 83, 8300 रुपये। ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट आंसर। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक दिया है और उनका योग दिया है, तो अंतर निकालो। ठीक है, ये कैसे निकालेंगे दोस्तों, एलसीएम दिया है 30, एचसीएफ दिया है कितना 5। आप सभी को पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है, संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो इसका यूज यहाँ पर कर लो आप, यानी कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर संख्याओं का गुणनफल ए बी के बराबर होगा, और उनका योग यानी कि a + b दिया है आपको कितना 25। आपको निकालना क्या है, अंतर, यानी कि a - b फाइंड करना है। तो सीधे सीधे इसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो क्या होता है a + b का होल स्क्वायर -4ab, ये होता है। ठीक है, a + b का मान आपको 25 दिया है, उसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 625, 25 का वर्ग 625, और 4ab का वैल्यू दिया है 5 × 15, यानी कि ये दिया है 150, और 4 का और कर दो तो 15 × 4 = 60, यानी कि 600। तो a - b बराबर कितना आ जाएगा, a - b का होल वर्ग बराबर 625 में 600 घटाओ तो कितना आ जाएगा 25। ठीक है, तो यहाँ कर देते हैं a - b बराबर आ जाएगा 25 का रूट लगा देंगे, स्क्वायर हटाएगा तो a - b बराबर क्या आ जाएगा 5। ठीक है, समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। फिर है ये रिपीटेड क्वेश्चन है, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यह दंड आरेख 7 क्रमागत वर्षों y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7 के लिए किसी देश के कुल निर्यात 1000 करोड़ में है को दर्शाता है। ठीक है, इसमें क्या निकालना है, सबसे कम निर्यात वाले वर्ष के निर्यात का दूसरे सबसे अधिक निर्यात वाले वर्ष के निर्यात से अनुपात निकालना है। तो दोस्तों, सबसे कम निर्यात वाला वर्ष कौन सा है देख लो। सबसे कम निर्यात, तो सबसे कम है 500, और दूसरा सबसे अधिक निर्यात, तो दूसरा सबसे अधिक निर्यात कौन सा है 1200। सबसे पहला 1300, दूसरा निकालना तो 1200। इन निर्यात का क्या निकालना है अनुपात, 0 से 0 कटा,
ये 0 से ये 0, क्या आ गया 5:12। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये दूसरा सही हो जाएगा, ये वाला। फिर है एक्स वाई से आई पर 80% अधिक है, वाई से 80% अधिक है ना, तो वाई को मान लो 100, तो एक्स कितना हो जाएगा 180, है ना। वाई से 80% अधिक है कौन, एक्स, तो एक्स हो गया 180। तो वाई एक्स से कितने प्रतिशत कम है, कम निकालना है, तो इनका डिफरेंस कितना है 80, और बटे में क्या कर देंगे कितने प्रतिशत कम है, तो 180 गुणे 100, 0 से 0 कटा, 800/18 कर दो दोस्तों, 800/18, 18 × 4 = 72, 18 × 72, 18 × 72, 44.44, यही आएगा बार बार। ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। अब ये दिया है कि पी, क्यू और आर क्रमशः 7, 4, 9 के अनुपात में धनराशि का निवेश करते हैं। यदि उन्हें वर्ष के अंत में 6,680 रुपये का कुल लाभ अर्जित किया, तो पी और क्यू का एक साथ कुल हिस्सा क्या है, ये बताना है। ठीक है, तो जिस रेशियो में धनराशि का निवेश किया जाता है उसी रेशियो में मिलता है लाभ। ठीक है, तो पी और क्यू का एक साथ कुल हिस्सा, तो पहले पी का हिस्सा निकाल लो। पी का हिस्सा मत निकालना है, मतलब 7, ये वाले का हिस्सा, इसको जोड़ो, 9 4 13, 13 7 20, यही लिखा है 9 4 13, 13 7 20, यानी कि 20 बराबर दिया है आपको 6680। ये डायरेक्टली निकाल लो ना, किसका, पी का निकालना है, तो 7/20 गुणे 6680। ठीक है, ये 0 से ये 0, 2 से काटो, 2 3 6, 2 3 6, 2 चौको 8, यानी कि 7 गुणे 334 कितना आ जाएगा, 7 चौको 28, और 2 7 21 22 23, फिर 2 7 21 22 23, 23 38। ठीक है, 23 38, तो ये किसका आ गया, पी का। बाकी को इरेज कर देते हैं अपन लोग। इसी तरह से दोस्तों क्यू का निकालना है। ठीक है, क्यू का निकाल देते हैं। क्यू को निकाल देते हैं, क्यू कितना है 4, 4 बटे में 9 हज़ार 13 7 20 ही आएगा, 66 80, ये 0 से ये 0, 2 3 6, 2 3 6, 2 चौको 8, 3 3 4 में 4 का गुणा करो, 4 चौको 16 की 6 हासिल की 1, 4 3 12 1, 13 की 3 हासिल की 1, 4 3 12 1 13, जोड़ दो 8 6 14 की 4 हासिल की 1, 3 3 6 1 7, और 3 3 6 और 2 1 3, 36 74, कितना आया 36 74, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों के एल एम ने 15:20:27 के अनुपात में धनराशि का निवेश किया है। उन्होंने वर्ष के अंत में इतना लाभ मिला है, के और एल के हिस्सों के बीच का अंतर निकाल दो। तो इसमें अंतर निकालना है सिंपली, तो ये रेशियो है, ये लाभ है, जिस रेशियो में मैंने बताया निवेश करते हैं उसी रेशियो में लाभ का भाग मिलता है। तो आप लोग सीधे सीधे के और एल का हिस्सा निकाल के उसका क्या कर देंगे, माइनस करेंगे, इसमें अंतर निकालना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, होमवर्क। कमेंट करके आंसर जरूर देना दोस्तों, सेम करना है इसलिए छोड़ दिया। अब यहाँ से शुरू होती है दोस्तों हिंदी। ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे, फास्ट। ज्वर के कारण मुझे चलने पर क्या हो रही है, तो दोस्तों थकावट हो रही है। ठीक है, इतनी हिंदी आती है आपको, बिल्कुल अलंकार छंद समास इसके पीछे नहीं भागना है। जिसका कोई नाथ ना हो, अनाथ। ठीक है, ऑर्फन, और सही वर्तनी निकालो, हिंदुत्व, हिंदुत्व ये सही है, ये वाला। ठीक है, दादाजी की बागवानी को, दादाजी को बागवानी में क्या है, रुचि है ना, रुचि। देखते जाना, 10,000 में बिक गई क्या, मेरी पेंटिंग 10,000 में बिक गई, तो 10,000 में बिकेगी, हजारों नहीं होता, 10,000 में बिक गई, ऑप्शन नंबर बी। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द बताओ। समुद्र का क्या होता, पयोधी। कुएं का मेढक, मतलब
कुएं का मेढक मतलब सीमित ज्ञान वाला, ठीक है। कुएं का मेढक बोल दे, सीमित ज्ञान वाला, कुएं का मेढक है, अभी दुनिया देखी नहीं है, ऐसा वाला। जिसे जाना ना जा सके, अज्ञेय, जिसे जाना जा सके, अज्ञेय। तो वैसे हिंदी मेरे को नहीं लगता शामिल करना चाहिए, है ना, लेकिन कर देते होंगे, आपको पता चल जाए कि क्या है। विलोम बताओ उदय का अस्त। अब ये देख लो, ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। मैंने आपको बताया था ये 5 नंबर जिसके गलत होंगे उसका सिलेक्शन नहीं हो सकता। फिर इस 5 क्वेश्चन को आपको खुद से बताना है कमेंट में, ठीक है। ये आपके सामने लिखा हुआ है। सत्य भाषण से मनुष्य की आत्मा क्या होती है, इनमें से क्या होती होगी, इन चारों में से क्या होती होगी, घटिया, नीचा, बढ़िया, सत्य, आपको बताना है। फिर दूसरे में आपको क्या भरना है, इस उसके मन को सुख और क्या मिलती होगी, सुख और पूजा, प्रशंसा, मजाक, निंदा क्या मिलती होगी, ये बताना है। तीसरे नंबर पे खुल गई तो क्या होगा, सत्यवादी को कभी यह भय नहीं होता कि उसकी क्या खुल गई, पोल खुल गई, गठरी खुल गई कि लकड़ी खुल गई, कि पोल खुल गई कि बर्तन खुल गई, ये बताना है इसमें। फिर है चौथा क्या है, इसके विपरीत झूठ बोलने वाले व्यक्ति की समाज में बड़ाई, शांति, कमी या अशांति क्या होती है, ये बताना है। फिर असत्यवादी व्यक्ति अपने स्वभाव के कारण कभी बलवान, दुर्बल, समाज निंदा क्या नहीं कर सकता, ये बताना है, ठीक है। फिर अब अगला यहाँ से बता रहा हूँ, मैं चैन से रहना चाहता हूँ, इसमें क्या आएगा, मैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इसमें क्या, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द, किसने अपना घोंसला बनाया, चीता, शेर, हाथी, ये घोंसला नहीं बनाते, कौन बनाता है, कबूतर। फिर है सिर पर तलवार लटकी रहना, भयंकर खतरा बने रहना, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। फिर वास्तव में ईश्वर ने सभी को स्वतंत्रता उत्पन्न किया है, नहीं, तो इसमें क्या बताना है, गलत कहाँ पर है, तो स्वतंत्रता नहीं होगा, क्या होगा, स्वतंत्र उत्पन्न किया है, ये गलत हो जाएगा। वृक्ष पूजन का हमारे जीवन का विशेष स्थान नहीं रहा, तो वृक्ष जीवन का हमारे जीवन, वृक्ष जीवन का हमारे जीवन का, तो इसमें क्या गलत है, हमारे जीवन का, ठीक है, या यहाँ पे क्या होना चाहिए, हमारे जीवन में होना चाहिए, है ना। कई लोग उसे उसके पीट रहे थे, तो इसमें क्या आएगा, उसे पीट रहे थे, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। परोक्ष का विलोम क्या होता है, प्रत्यक्ष। सही वर्तनी, संस्कार, दूसरा नंबर। और बादल किसका है, घन का, पर्यायवाची है। फिर लिखित अनुशासन की, लिखित और मौखिक भाषा में सबसे बड़ा अंतर यह है कि लिखित भाषा अनुशासन की मांग करता है, तो इसमें क्या बताना है, त्रुटि। लिखित और मौखिक भाषा में सबसे बड़ा अंतर यह है कि लिखित भाषा अनुशासन की मांग करता है, नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, मांग करती है, तो ऑप्शन नंबर 4 ये गलत है, तो ये सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। चांद की हथकड़ी काला पड़ जाती है, काला नहीं पड़ती, काली पड़ जाती है, तो हथकड़ी काली पड़ जाती है, ये सही हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों यहाँ पर हमारा जो सेशन है समाप्त होता है, हमने सभी चैप्टर पढ़ लिए, ठीक है। एसएससी जीडी प्रीवियस पेपर 2018 संपूर्ण हल सहित दूसरा ये जो पेपर है इसको भी आप सॉल्व कर लेना, मेरे ही द्वारा इसको बनाया गया है, ठीक है दोस्तों। और डेली के करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स, इनको भी आप देख सकते हैं। साथ में संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, और ये नंबर सीरीज, वर्ड क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, नंबर क्लासिफिकेशन, ये सब मैथ्स, रीजनिंग के टॉपिक, यहाँ पर जीएस के टॉपिक सभी डले हुए हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आपको लगा लेना है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले कुछ पेपर्स के साथ, अगले कुछ टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ठीक है दोस्तों। और लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, सब पे शेयर करना है आपको, सभी दोस्तों को अपने शेयर करें, और लाइक, कमेंट और बेल आइकन को दबा दें ताकि जब हम नेक्स्ट वीडियो डालें तो आपको जानकारी मिल जाए।